अध्याय 21 स्कूल पहुंचते हुए मू निंगजू छात्र छात्रावासों में। भाई फैन, हमें जाना चाहिए, वार्षिक परीक्षा है। अगर हम देर से पहुंचे तो बहुत बुरा होगा, झांग शियाओ ने मो फैन से आग्रह किया। आप पहले जाए, मैं थोड़ी देर और कंट्रोल का अभ्यास करूंगा, मो फैन ने जवाब दिया। आखिरी क्षण में प्रयास कर रहे हो, है ना? छात्रावास में मौजूद कुछ लोगों ने मो फैन का इंतजार नहीं किया, वे परीक्षा देने जाते समय पोज देते रहे। ये परीक्षा कक्षा में कागज पर लिखने जैसी नहीं थी। हालांकि जादू के सिद्धांत पर परीक्षाएं होती थीं, लेकिन उससे मिलने वाले अंक ज्यादा नहीं थे। सबसे जरूरी चीज थी वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा। सच कहें तो यह एक वर्ष के बाद छात्रों की विकास स्थिति का आकलन करना और उन्हें पुनः कक्षाओं में बांटना मात्र था। मो फैन प्रशिक्षण मैदान पर सबसे आखिर में पहुंचे। आम दिनों में सभी लोग अपनी प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए यहां आते थे, लेकिन आज ये स्पष्ट था कि मैदान की व्यवस्था अलग थी। आधे चाप में रखी परीक्षकों की मेज के अलावा वहां एक तैरता हुआ स्टार मूल्यांकन पत्थर भी था। स्टार अप्रेजल स्टोन तरबूज के आकार के एक काले पत्थर जैसा दिख रहा था। उस समय इसे प्रशिक्षण मैदान के बिल्कुल सामने एक पत्थर के खंभे की मदद से रखा गया था। स्टार मूल्यांकन पत्थर छात्रों के लिए परीक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। वार्षिक परीक्षा वाकई बहुत सरल थी, बिल्कुल उद्घाटन समारोह के जागरण की तरह। छात्रों को बस इस विशाल तारा मूल्यांकन पत्थर पर अपना हाथ रखना था और परीक्षक तारा मूल्यांकन पत्थर से निकलने वाली रोशनी से छात्रों की पिछले साल की साधना का आकलन कर सकते थे। ये हाई स्कूल की परीक्षाओं जैसा था, एक पेपर छात्रों का भाग्य तय कर सकता था। इस दुनिया में भी यही स्थिति थी, या तो आप पढ़ाई जारी रखते और जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त करते, या फिर अपना सामान समेटकर कोई अलग रास्ता अपना लेते। याद रखो, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, तारों की धूल से निकलने वाली चमक तारों की धूल में छिपी जादुई क्षमताओं की शक्ति का प्रतीक है। 8वीं कक्षा के बच्चों, इस साल के तुम्हारे प्रयासों का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। अपनी तारों की धूल की रोशनी बिखेर दो। कक्षा शिक्षक जू मुशेन का चेहरा जोश से भर गया। मिस्टर जू, मुझे माफ करना, मुझे स्कूल से निकाला जा सकता है, एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ कहा। उसकी घबराए और चिंतित छोटी सी सूरत देखकर आसपास के सहपाठियों को दया आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। इतना निराशावादी मत बनो। लेकिन मैं बेवकूफ हूं। अगर मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश भी करूं, तो भी मेरा सितारा धूल बहुत कमजोर लगता है, जुओ हेयू नाम की लड़की ने कहा। अरे डरो मत, अगर तुम जरूरतें पूरी नहीं भी कर पाओगे, तो भी मैं हूं। जब तक परिवार में कोई जादूगर है, तब तक सब ठीक रहेगा। मो फैन के छात्रावास के प्रमुख लू जियानहुआ ने हेयू से बात करते हुए अपनी छाती थपथपाई। बकवास बंद करो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रुको, जब तक मेरे पिताजी इस पर हाथ नहीं रख देते, इसकी चमक तुम्हारी टाइटेनियम मिश्र धातु वाली कुत्ते जैसी आंखों को अंधा कर देगी। लू जियानहुआ ने गर्व और अहंकार से कहा। जल्द ही स्कूल से 3 परीक्षक अंततः मैदान में आ पहुंचे। परीक्षक अनुशासनात्मक शिक्षक थे, छात्र आमतौर पर उनसे बहुत डरते थे। ठीक है, चुप रहो। इस बार वार्षिक परीक्षा कुछ स्कूल पर्यवेक्षकों द्वारा देखी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज आप एक जादूगर का सार प्रदर्शित करेंगे, जू मुशिंग ने छात्रों को याद दिलाया। परीक्षकों को नए छात्रों की 30 कक्षाओं का मूल्यांकन करना था। तियानलेन मैजिक हाई स्कूल की वर्दी पहने 1500 छात्रों से एक खास आभा निकल रही थी। जब वे प्रशिक्षण मैदान में खड़े थे तो यह एक अद्भुत दृश्य था। उन्हें ब्लॉकों की तरह व्यवस्थित किया गया था। मूल्यांकन से पहले स्वाभाविक रूप से प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। हर साल ऐसा ही होता था। इसके बाद स्कूल पर्यवेक्षकों की बारी आए अपनी बात रखने की। जब म्यूहे ने मंच पर कदम रखा और छात्रों के लिए एक जादूगर के भविष्य की खूबसूरत तस्वीर को भावुकता से चित्रित किया, तो मो फैन, जो लोगों की भीड़ में था, एक ठंडी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं सका। उनका भाषण युवा छात्रों की जीवन भर की उम्मीदों से भरा था। हालांकि मो फैन म्यूहे की नैतिकता और ईमानदारी के बारे में बहुत स्पष्ट थे। आज का दिन बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वो शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला जादूगरनी को आमंत्रित किया है। जब वह 15 साल की थी तो एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूट ने एक अपवाद बनाकर उसे भर्ती कर लिया था। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने उसकी विरासत के बारे में सुना होगा। बिल्कुल सही, वो मू निंगजू है। आइए हम सब उसका गर्मजोशी से स्वागत करें, जो आपके ही वर्ष की छात्रा होनी चाहिए, लेकिन एक जादुई प्रतिभा है और उसे विश्वविद्यालय में पदोन्नत किया जा चुका है। मू हे ने ऊंची आवाज में कहा।
ये कहते ही वहां मौजूद लगभग 1000 लोगों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। हे भगवान, यह म्यू निंगज़्यू है। मैंने सुना है कि जब उसने हिम तत्व को जागृत किया तो उससे निकली शक्ति ने जमीन को सीधे बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। ये सिर्फ अफवाहें हैं, मेरे पास सबसे सटीक जानकारी है। मैंने सुना है कि उसे बर्फ तत्व का मुख्य कौशल आइस स्कैटर सीखने में सिर्फ 8 महीने लगे। 8 महीने। हे भगवान, मैं 1 साल से स्कूल में हूं और मैं सिर्फ 5 सितारों को ही नियंत्रित कर पाया हूं। लोगों के बीच इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? ये तो कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो खूबसूरत भी है। वो दिखने में भी अच्छी है और प्रतिभाशाली भी, वो सिटी की शान है। पल भर में ही स्कूल के छात्र इस पर चर्चा करने लगे। सभी की प्रतिक्रिया से पता चल रहा था कि वे मू निंगज़ू से परिचित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज वार्षिक परीक्षा में उनकी मुलाकात महान जादुई प्रतिभा से होगी। भाई फैन, ये लिटिल प्रिंसेस है, ये सचमुच वही है। वह सचमुच हमारे स्कूल आई थी। झांग शियाओहो वो इतना उत्साहित था कि उसने अपने बगल में बैठे मो फैन की आस्तीन खींचनी शुरू कर दी। मो फैन ने अपना सिर उठाया और मंच की ओर देखा। उसने सचमुच एक खूबसूरत आकृति देखी थी जो बर्फ में गर्वित कमल की तरह चुपचाप खड़ी थी। बर्फ जैसी सफेद त्वचा से सटी पोशाक ने उसके प्रभावशाली शरीर को और भी विस्तृत रूप दे दिया था। लोगों का ध्यान वास्तव में लड़की के आकर्षक शरीर ने नहीं, बल्कि उसके शानदार और लंबे, बेजोड़ चांदी जैसे बालों ने आकर्षित किया। हालांकि मौसम गर्म और शुष्क था, फिर भी प्लेटफॉर्म पर गर्व से खड़ी लड़की किसी बर्फ की परी जैसी लग रही थी जो सांसारिक दुनिया में कदम रखने से पहले बर्फ के पहाड़ पर भटक रही थी। वह निस्संदेह सुंदर थी। जैसे ही छात्रों और शिक्षकों ने इस लड़की को आगे बढ़ते देखा, वे सभी चुपचाप चौंक गए। उन्होंने मू निंगज़ू के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा था। किसने सोचा था कि उसका पूरा अस्तित्व एक लड़की के रूप में एक बर्फ परी जैसा होगा, चाहे वो उसका स्वभाव हो, पहनावा हो या उसके स्वाभाविक रूप से सुंदर चांदी जैसे लंबे बाल हों। यह म्यू निंगज़ू है। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी गर्व से भरी हुई थीं। मो फैन को भी लगा कि उसने कोई देवी देख ली है। उस घटना के बाद शायद ये पहली बार था जब उसने मू निंगज़ू को देखा था। लगभग 3 साल हो गए थे। पहले बच्चों का समूह उसे छोटी राजकुमारी कहकर बुलाना पसंद करता था, और वह सबके दिलों में एक राजकुमारी थी। वह पहाड़ों में एक महल में रहती थी और आम लड़कियों से कई गुना ज्यादा सुंदर कपड़े और साज सज्जा पहनती थी, साथ ही उसका मनमोहक रूप भी। हालांकि 3 साल बाद मो फैन को ऐसा लगा कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। उसका परिवर्तन बहुत बड़ा था। मूलतः हंसमुख और मिलनसार म्यू निंगज़्यू ने अपने चरम पर लोगों को एक अप्राप्य एहसास दिया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका स्वभाव बदल गया था, या फिर उसकी उम्र के साथ उसकी तरक्की की वजह से, या शायद उसकी हैसियत में आए भारी अंतर ने उसके मन में ये विचार पैदा किए थे? भाई फैन, तुम्हें उस समय छोटी राजकुमारी के साथ भाग जाना चाहिए था। झांग शियाओहो ने स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ मू निंगज़्यू की ओर देखते हुए कहा। क्या तुमने शौचालय के दरवाजे पर इतनी जोर से मारा कि तुम बेवकूफ हो गए? अरे, मैंने यह बात बिना सोचे समझे कह दी। अध्याय 22 श्रेष्ठ कुत्ते का इलाज। म्यू निंगज़ू का भाषण बहुत छोटा था। मो फैन को समझ नहीं आया कि वे लोग इतने उत्साहित क्यों थे। वे ऐसे बोल रहे थे मानो उन्हें सचमुच एम्पायर इंस्टीट्यूशन में जगह मिल जाएगी। एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बेहतरीन मैजिक विश्वविद्यालय था। बो सिटी जैसे शहर के लिए वहां आने वाला हर व्यक्ति पहले से ही असाधारण होगा। भर्ती दर इतनी कम होने से पता चलता है कि म्यू निंगज़ू कितनी खास और उत्कृष्ट थी। उसे मैजिक हाई स्कूल का अनुभव लिए बिना ही एम्पायर इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर लिया गया था। भाई फान, अगले 2 सालों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और एम्पायर में प्रवेश करो। एम्पायर इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के बाद म्यू परिवार की बाहें चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, वे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक हे झांग शियाओहो हंसा। जैसे ही ये शब्द झांग शियाओहो के मुंह से निकले, जिज्ञासु झाओ कुनसान बाहर कूद पड़ा। मुझे मत हंसाओ। आज के बाद तुम्हारे भाई फैन को सीधे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए एम्पायर इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचना भी मत। झाओ कुनसन ने चिल्लाकर कहा। झाओ कुनसान, क्या तुम बीमार हो या कुछ और? मेरे भाई फान ने तुम्हें कब नाराज किया? क्या तुम हर बार जब हम कुछ कहते हैं तो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो? झांग शियाओहो ने बहुत लंबे समय तक झाओ कुनसान को सहन किया था। बहरहाल, झांग शियाओहो उस समय कक्षा के सबसे बेहतरीन छात्रों में से एक था और उन गिने चुने लोगों में से भी जो जादू का इस्तेमाल कर सकते थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घटिया झाओ कुनसान, जो सिर्फ 6 सितारों को नियंत्रित कर सकता था, में ऐसी क्या योग्यता थी कि वह उसके सामने इतनी जोर से भौंकने का आत्मविश्वास रखता था। उसने मुझे नाराज नहीं किया। हालांकि मैं इस छोटे से कचरे की आदत नहीं डाल पा रहा हूं जिसमें शर्म की कोई भावना नहीं है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस जमाने में मिस मू निंगजू से दोस्ती करने की हिम्मत कहां से मिली। तुम्हें अपनी असलियत समझनी चाहिए और अपनी मनमौजी सोच छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम न होते तो हमारे झाओ परिवार की जमीनें वापस नहीं मिलती। झाओ कुनसन ने मो फैन की नाक की ओर इशारा करते हुए गालियां दी। झाओ कुनसन भी शहर के इसी क्षेत्र से थे और उन्हें भी म्यू परिवार का नौकर माना जाता था। पारिवारिक सेवक, ये शब्द आधुनिक समय में काफी कठोर थे, लेकिन अगर किसी परिवार की आजीविका म्यू परिवार के मालिक के फूलों के प्रति प्रेम पर आधारित थी, तो फिर जागीर में फूलों और पौधों की देखभाल करने वाला झाओ परिवार माली न होकर पारिवारिक सेवक कैसे हुआ। म्यू जागीर बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि मानो पुराने जमाने के किसी रईस की जमीन हो। ऐसी जगहों पर जागीर में 100 से ज्यादा रईस रहते थे और इनके इर्द गिर्द 1000 से ज्यादा किसान, मजदूर और नौकर चाकर रहते थे। पुरानी पीढ़ियों के अनुसार ये पूरा शहर म्यू परिवार का था। जीवित रहने के लिए मो फैन और झाओ कुनसान जैसे परिवार स्वाभाविक रूप से असली ताकतवर और अमीर लोगों के चक्कर काटते थे। झाओ कुनसन को मो फैन से रंजिश थी। अगर वह इतना लापरवाह न होता और बूढ़े मालिक को भड़काता न, तो किसानों के दिन अच्छे होते। मो फैन, क्या तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है? मुझे शुरू से ही पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जीते जी छू नहीं सकता और उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखने से सिर्फ परिवार को ही फायदा होगा। तुम्हें तो बस मुसीबत मोल लेनी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मेढक हंस का मांस खा सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई टीवी ड्रामा है? एक गाय की देखभाल करने वाला एक राजकुमारी से शादी कर रहा है। निकल जाओ यहां से। झाओ कुनसन ने तिरस्कार से मो फैन की ओर इशारा किया। इस बार म्यू निंगज्यू के आगमन के साथ झाओ कुनसन ने भी अपने दिल में छुपाए हुए क्रोध को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। मो फैन ने जो मूर्खतापूर्ण काम किया था उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारे परिवार शामिल थे। राजकुमारी तो राजकुमारी होती है। जब आपको दूर से ही उसका सम्मान करना हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। यह कोई परीक्षा नहीं है। जब आप उस सीमा को पार करेंगे तो राजा गुस्से में कर बढ़ा देगा और इससे पूरे गांव और शहर के किसान परिवारों को असहनीय कष्ट होगा। आज मंच के पीछे खड़ा वीरतापूर्ण आभा बिखेरता सफेद बालों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति राजा था। उसका नाम था म्यू जोयुन। वह ऐसा व्यक्ति था जो सचमुच अपने पैर की ठोकर से पूरे बो शहर को हिला सकता था। ये वह व्यक्ति था जिसे मो फैन ने उकसाया था। म्यू जोयुन को परोपकारी होने के लिए जाना जाता था क्योंकि उन्होंने मो फैन के पूरे परिवार को इस हद तक नहीं गिरने दिया कि उन्हें भोजन के लिए भीख मांगनी पड़े। झाओ कुनसन, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? झाओ कुनसन ने जवाब दिया। मो फैन ने झाओ कुनसन पर नजर डाली। सच कहूं तो उसके कहे शब्दों ने मो फैन को दोषी महसूस कराया। यह मामला उसकी कल्पना से कोसों दूर था। कुछ लोगों को चीजें बड़े होने के बाद ही समझ आती थीं। कुछ लोग छात्रों को खराब नंबरों से चिढ़ाते थे, लेकिन एक अमीर परिवार के लिए यह एक मूर्खतापूर्ण बात थी। समाज में आने के बाद पैसे वाले लोग पढ़ाई करने विदेश जाते थे और एक अविश्वसनीय डिप्लोमा लेकर लौटते थे। वे आसानी से एक कंपनी ढूंढ सकते थे और हर महीने हजारों कमा सकते थे, फिर भी उन्हें लगता था कि यह बहुत कम पैसा है। जबकि जिन लोगों ने लगन से पढ़ाई की, विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, फिर खुद को ढेर सारी नौकरियों में झोंक दिया, फिर भी उनकी जिंदगी की गुणवत्ता उन लोगों के स्तर की नहीं थी जिन्हें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए चिढ़ाया जाता था। उनकी आदर्श दुनिया मिट गई थी, उनका हौसला टूट गया था, फिर भी वे थके हुए थे और एक कुत्ते से भी ज्यादा गरीब थे। हालांकि झाओ कुनसन के शब्दों से लोगों को ये समझ में आ गया कि उसकी सोच उसके साथियों से ज्यादा परिपक्व थी। वह पहले से ही जानता था कि बिना सोचे समझे अपने लक्ष्यों के पीछे भागने से बेहतर यही होगा। वरना सपने के टूटने और क्रूर वास्तविकता के कारण आप एक ही पल में अतीत की सारी महत्वाकांक्षाएं खो देंगे। यह एक अस्वीकार्य दुस्वप्न होगा। स्वाभाविक रूप से मो फैन के पास वास्तविकता पर झाओ कुनसन के नजरिए की प्रशंसा करने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसे हंसी आ गई। झाओ कुनसन, तुम में कुत्ता बनने की क्षमता और चेतना जरूर है। ये कुछ ऐसा है जो मैं, मो फैन, अपने जीवन काल में कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं इसकी सराहना करता हूँ, सचमुच करता हूँ। मो फैन ने उससे कहा।
तुम कौन हो? अगर मैं कुत्ता होता तो मैं एक आलीशान कुत्ता होता, अच्छा खाना खाता, एक छोटे से सुंदर घर में रहता और सुंदर कपड़े पहनता। तुम तो बस एक मरते हुए परिवार के कुत्ते हो, एक पतित कुत्ता। एक कुत्ता जो कूड़े में से खाता है। तुम देखते क्यों नहीं कि तुम कैसी चीज हो? तुम्हारे शरीर से कूड़े के ढेर जैसी बदबू आती है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम कितने बदबूदार हो। तुम्हें अपने परिवार की आखिरी जमीन भी बर्बाद करनी पड़ी ताकि तुम जादुई ऊंचाई तक पहुंच सको। लेकिन आखिरकार तुम्हें वैसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। मैं तुम्हारे पापा मो जियाक्सिंग से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें तुम्हारे जैसे भाग्यशाली इंसान को जन्म देने का कभी पछतावा हुआ है? झाओ कुनसान गालियां देता रहा। मो फैन की गालियों ने झाओ कुनसन की कमजोरियों पर सीधा प्रहार किया था। हालांकि झाओ कुनसन कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे निपटना आसान हो। उसने मान लिया कि वो एक कुत्ता है और मो फैन को काट लिया। मो फैन ने लोगों के समूह की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से उसकी नज़र उस अस्पष्ट व्यक्ति पर पड़ी जो इस पूरे अनुभव से कुछ हद तक आनंद ले रहा था। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मू बाय था। ये वही युवा मालिक था जो किसी और के दान पर जीता था, वही जिसे मो फैन ने अतीत में फर्श पर दबाकर पीटा था। अतीत में जब हर कोई बच्चा था तो उनका प्रतिशोध अधिक से अधिक पत्थर फेंकना, अपनी खिड़कियां तोड़ना होता था, जो काफी हानिरहित कार्य थे। लेकिन अब जादुई जागृति और जादुई परीक्षा के तहत किसी व्यक्ति का भाग्य बहुत बदल जाएगा। अचानक उठे मू बाई को आखिरकार मो फैन पर पलटवार करने का मौका मिल गया था। फिलहाल मू बाई ने इस कुत्ते झाओ कुनसान को छोड़ दिया था। हालांकि मो फैन कुछ समय से इसकी योजना बना रहा था और उसे एक और बेहतर मौके का इंतजार था ताकि वह उसे बुरी तरह काट सके। बुरा नहीं, बुरा नहीं। जिस बच्चे को पहले कुत्ते की तरह पीटा जाता था वह आखिरकार चालें चलना सीख गया था। ऐसा लग रहा था कि इतने सालों तक उसे पिता की तरह अनुशासित करना व्यर्थ नहीं गया। आओ, अपने शस्त्रागार में जो भी चाल है उसका उपयोग करो। इन भड़कीले और दिखावटी लोगों से निपटने का मुझे भरपूर अनुभव है। मैं कभी हारा नहीं हूं। नीचता का नीचता से मुकाबला करना और छोटी सी शिकायत का बदला लेना, उन्हें बचकर न निकलने देना। ठीक है, इतना शोर मत करो। परीक्षा अब शुरू हो रही है। अगर तुम में से किसी की तरफ से और शोर हुआ तो तुम परीक्षा देने की योग्यता खो दोगे। सभी छात्रों और शिक्षकों के सामने आपको निष्कासित होते देख लेडी म्यूनिंगज्यू के चेहरे पर जो भाव थे, उसके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि उन्हें अतीत में स्वार्थवश आपके साथ भागने की इच्छा पर निश्चित रूप से पछतावा होगा। म्यू बाई को अपने उद्देश्यों को छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने मो फैन के कान में ये भयावह शब्द फुसफुसाए। तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। मैं इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पास मत आओ। मो फैन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। म्यू बाई के मुंह का कोना फड़क उठा। मैं इस बच्चे को अभी कुछ और समय तक अहंकारी रहने दूंगा। पहले भी मो फैन ने मू निंगजू के सामने मू बाई को जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटा था। तब से लेकर अब तक मू बाई जिंदगी भर मू निंगजू के सामने सिर भी नहीं उठा पाया। आज भी उसे शर्माती है। आज उसने, मू बाई ने, मो फैन को और भी अधिक कष्ट देने की योजना बनाई। पूरे स्कूल और मू निंगजू के सामने निष्कासित होना। इस समाज में जहां जादू ही सर्वोच्च अधिकार था, मू निंगजू द्वारा मो फैन का उपहास और तिरस्कार किए जाने का पर्याप्त कारण था। जब वह अपने पिता मो जियाक्सिंग के पास लौटेगा तो वह अपने पिता को ये कैसे समझाएगा, जिन्होंने अपना घर सिर्फ इसलिए बेच दिया था ताकि वह जादू की दुनिया में प्रवेश कर सके। वार्षिक परीक्षा के दौरान अयोग्य छात्रों को निष्कासित किया जाना एक बहुत ही आम बात थी। पूरे स्कूल में किसी के निष्कासित होने की घोषणा नहीं की गई थी। स्कूल का व्यवहार इतना निर्दयी नहीं होता। हालांकि एक अपवाद यह था कि स्कूल सीधे निष्कासन की घोषणा कर देता था। वह भी तब जब जादूगर के स्टारडस्ट में कोई खास सुधार न दिखाई देता था। सामान्य परिस्थितियों में छात्र अपनी तारा धूल को जगाने के बाद उसे प्रतिदिन उचित रूप से विकसित करते थे। यहाँ तक कि ज्यादा अनाड़ी लोग भी धीरे धीरे अपनी तारा धूल को चमकाते थे और अपनी जादुई क्षमताओं को विकसित करते थे जब तक कि छात्र बहुत आलसी न हो। इस प्रकार के छात्र को दंडित करने के लिए जो जागृति संसाधनों और जादू की पुस्तकों को बर्बाद करता था, और अन्य स्कूल के छात्रों को ये समझाने में मदद करने के लिए कि साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है जहां आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, स्कूल सार्वजनिक रूप से उस छात्र के निष्कासन की घोषणा करेगा जिसकी साधना बहुत कम थी। इस तरह की सार्वजनिक घोषणा हर साल नहीं होती और यह उन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी जो स्कूल में प्रवेश के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। इस स्कूल सेमेस्टर की शुरुआत में पूरी कक्षा ने एक कठिन परीक्षा ली। उस समय मो फैन की साधना लगभग शून्य थी।
जू मुशेंग ने गुस्से में आकर मो फैन की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की कोशिश की। अब स्कूल सेमेस्टर समाप्त हो चुका था और सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक परीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। यदि चीजें गणना के अनुसार हुई तो मो फैन की खेती सार्वजनिक निष्कासन की रेखा के करीब पहुंच जाएगी। स्वाभाविक रूप से किसी गलत अनुमान को रोकने के लिए मू बाए और उनके चाचा मू हे ने भी मो फैन के लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया था। ये बड़ा उपहार मो फैन को स्कूल से बाहर करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उसे वह सजा प्राप्त करने का सम्मान मिला जो स्कूल ने 3 साल से नहीं दी थी। सबसे सौभाग्य की बात यह थी कि म्यू निंगज्यू और म्यू जोयोन भी इस दृश्य को देखने के लिए मौजूद थे। मू बाई को इसके बारे में सोचकर ही बहुत खुशी महसूस हुई। आज खुद को दिखाने का दिन था और उस दिन से ऊंचे रुतबे के साथ आसमान में उड़ान भरने का। उस घटिया मो फैन के लिए भी आज ही बेइज्जती होने का दिन था। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। अल्पविराम। वार्षिक परीक्षा अब आधिकारिक रूप से शुरू होगी। स्कूल में सभी 30 कक्षाएं एक साथ शुरू हुई। परीक्षा की प्रक्रिया वास्तव में बहुत सरल थी। आपको बस स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपना हाथ रखना था जबकि परीक्षकों सहित सभी लोग देख रहे थे। फिर आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए एकाग्र होते थे और उस समय स्टार अप्रेजल स्टोन से परीक्षार्थी के स्टारडस्ट जैसी ही चमक निकलती थी। फिर वे उस चमक के आधार पर साधना के स्तर का आकलन करते थे। प्रत्येक छात्र को 3 प्रयास करने का मौका मिला। अंतिम परिणाम सबसे चमकदार चमक वाले प्रयास पर आधारित था। स्वाभाविक रूप से जितना अधिक छात्र इस पर ध्यान केंद्रित करेगा उतना ही अधिक स्टार मूल्यांकन पत्थर छात्र के स्टारडस्ट की चमक को सटीक रूप से प्रदर्शित करेगा। परीक्षार्थियों का क्रम यादृच्छिक था। पहला परीक्षार्थी स्वाभाविक रूप से वह रोती हुई सुंदरी सहपाठी ही यू थी जो पहले से ही सबसे आगे खड़ी थी। लड़की अब भी उतनी ही डरपोक थी। सबकी नजरों के सामने स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने जाते हुए वह भी बेहद शर्मीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे निकाले जाने का डर हो। आप शुरू कर सकते हैं, गंजे परीक्षक ने कहा। शुभकामनाएं हे यू। आपके शिक्षक और आपके सहपाठी आप पर विश्वास करते हैं, जू मुशिंग ने कहा। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, छात्रावास प्रमुख जियान हुआ ने कहा। हे यू को शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसने अपने छोटे हाथों को विशाल स्टार मूल्यांकन पत्थर पर रख दिया। पूरी कक्षा अचानक खामोश हो गई। उनकी नजरें उस लड़की पर टिकी थीं जो पहली परीक्षा दे रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वे परीक्षार्थी से ज्यादा घबराई हुई थी। किसी कारण से मो फैन ने परीक्षा शुरू होने के बाद ही यू के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हालांकि वह घबराई हुई थी पर वह उन्मत्त नहीं थी। काले स्टार अप्रेजल स्टोन के अंदर से धीरे धीरे कुछ चमक निकल रही थी। शुरुआत में ये सूर्योदय जैसा लग रहा था। हे यू के गहन ध्यान के बाद चमक धीरे धीरे स्टार अप्रेजल स्टोन के चारों ओर फैल गई, जिससे चारों ओर का वातावरण भर गया। इस समय तीनों परीक्षार्थियों ने एक साथ ही परिणाम घोषित कर दिए। सहपाठी, हो गया। तुम्हारा अंतिम परिणाम ए है, गंजे परीक्षक ने चेहरे पर कोई भावना लाते हुए कहा। हे यू ने अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसने उत्साह से कहा, रे, सच में मुझे ए ग्रेड मिला है। हालांकि एक लड़की का खुशी से चिल्लाकर यह कहना कि उसे ए ग्रेड मिला है अजीब था, लेकिन उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि ये यू के अंतिम परिणामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। लानत है। एलीट क्लास में दाखिले के लिए यही मानक है। मैं तो अवाक हूँ। परीक्षा से पहले वह वहां बैठी लगातार रो रही थी। हमें तो सचमुच लगा था कि वह निष्कासित होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही अंतिम परिणाम आए उसे सचमुच एक ग्रेड मिला। जादुई कुतिया, कैसी जादू सीखने वाली कुतिया है। मैं उस पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। परिणाम आने के बाद मो फैन के छात्रावास प्रमुख सहपाठी जियान हुआ पूरी तरह से हैरान रह गए। उसे पालपोस कर बढ़ाकर, मेरे प्यारे, अगर उसे बी ग्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो तो बस उस आदमी की चिंता कर रहा है जिसे ए ग्रेड मिला है। कक्षा शिक्षक जू मुशेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह उस महिला शिक्षक के झांसे में आ गया था जो बहुत ही प्यारी बन रही थी। हालांकि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने और एक ग्रेड प्राप्त करने से जू मुशेंग कुल मिलाकर खुश था। सभी ग्रेडों का योग किया जाएगा और उसके बाद 30 कक्षाओं के औसत ग्रेडों की तुलना की जाएगी। जू मुशेंग को लगा कि उसकी अपनी कक्षा में शीर्ष 3 में पहुंचने की क्षमता है। सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा बगल वाली कक्षा 7 से थी। उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले बच्चे शू झाओटिंग के साथ कौन जानता था कि दोनों कक्षाओं में कितना अंतर होगा।
हालांकि वह यही चाहता था कि उसकी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र मुबाई किसी भी मामले में शू झाओटिंग से कमतर न हो। अगले, क्या आप परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं? गंजे परीक्षक ने हे यू की ओर देखते हुए कहा। हे यू ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अभी तक केवल 6 सितारों को ही समझा है, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे दूसरे शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर तय करेंगे कि तुम्हें किस कक्षा में रखा जाए, गंजे परीक्षक ने कहा। धन्यवाद शिक्षक। हे यू खुशी खुशी बाहर निकल गई। पहले तो वह अपनी खुशी अपने साथ बैठे दोस्तों के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि सभी दोस्त उससे 1 मीटर की दूरी पर थे। वह ये देखकर हैरान रह गई। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे, है ना? अगला, झांग जियाओहो परीक्षक ने नाम की घोषणा की। झांग शियाओहो हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी बारी आ जाएगी। भाई फैन, मैं जा रहा हूं, झांग जियाओहो ने मो फैन से कहा। महम, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और शांत रहो, मो फैन ने जवाब दिया। आपको अन्य लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, ये सुनकर मुझे उल्टी आने लगती है, झाओ कुनसेन ने बिना चूके ये कहा। मो फैन हैरान था, क्या ये झाओ कुनसेन स्टॉकर मोड और बातचीत से इनकार करने वाले मोड में है? ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरी हर हरकत पर पानी फेर दे? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, शिक्षक तुम पर विश्वास करते हैं। ये कहने वाले प्रैक्टिकल शिक्षक तांग्यू थे। झांग शियाओहो ने सिर हिलाया और स्टार मूल्यांकन पत्थर की ओर चला गया। अपनी आंखें बंद करके झांग शियाओहो ने अपनी सांसों को समायोजित किया और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। स्टार अप्रेजल स्टोन से निकलने वाली चमक टिमटिमा रही थी। ये झांग शियाओहो की सांसों के साथ साथ चमकती और मंद होती रही। ये बताना आसान था कि झांग शियाओहो थोड़ा घबराया हुआ था, और यही वजह थी कि स्टार अप्रेजल स्टोन उसके स्टारडस्ट से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। हालांकि झांग शियाओहो धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। आखिरकार चमक स्थिर हो गई। पवन तत्व से निकली सियान रंग की चमक ने स्टार अप्रेजल स्टोन के आसपास के क्षेत्र को ढक लिया, और चमक हे यू की चमक से बेहतर थी। थोड़ी अस्थिर होने के अलावा इसमें और कोई परेशानी नहीं थी। ए जोड़। तीनों परीक्षकों के इस बारे में अलग अलग विचार थे। गुरुजी, मुझे एक बार और कोशिश करने दीजिए। झांग शियाओहो इस परिणाम से खुश नहीं दिखे, इसलिए वह एक बार फिर ध्यान की अवस्था में चले गए। इस बार वह काफी शांत था। स्टार अप्रेजल स्टोन के आसपास की तेज चमक साफ दिखाई दे रही थी। ये हे यू के स्टोन से कहीं ज्यादा तेज था। इसके अलावा अब उसमें से कोई अस्थिर झिलमिलाहट भी नहीं दिख रही थी। तीनों परीक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। A+, अंतिम परिणाम A+। परिणाम घोषित होने के बाद उनकी कक्षा के सभी छात्र आश्चर्य और ईर्ष्या से भर गए। अरे A+, ये वो ग्रेड है जो तुम्हें एलीट क्लास में जगह दिलाता है। इस बच्चे झांग शियाओहो की जीवन शैली तो बस साधारण है, तो किसने सोचा होगा कि उसकी साधना इतनी अद्भुत होगी। हम गलत थे, हम सचमुच गलत थे। ये तो कमाल है। अगर मुझे A+ ग्रेड मिल जाता तो मेरे पापा मुझे तुरंत एक कार गिफ्ट कर देते। जू मुशिंग और तांग्यू दोनों शिक्षकों ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। झांग शियाओहो उनके लिए हमेशा से एक उत्कृष्ट छात्र रहा था, इसलिए ऐसा परिणाम आना स्वाभाविक ही था। सहपाठी, तुम्हारा काम हो गया। हम उसी के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। गंजा परीक्षक अंतिम परिणाम घोषित करने ही वाला था। गुरुजी, मैं अगली परीक्षा देना चाहता हूँ। इस समय झांग शियाओहो के चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर शर्म झलक रही थी। क्या आप निश्चित हैं? परीक्षक ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे पता है कि वार्षिक परीक्षा में रैंकिंग में आप जितने ऊपर आएंगे, आपको स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने का उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। इसलिए मैं एक्टिवेशन टेस्ट देना चाहूंगा, झांग शियाओहो ने पूरे विश्वास के साथ कहा। जू मुशिंग और तांग्यू के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्हें पहले से ही पता था कि झांग जियाओहो सक्रियता के स्तर पर पहुंच गया है। परीक्षा 2 भागों में आयोजित की गई। पहला भाग स्टारडस्ट परीक्षण था। अधिकांश छात्रों को मैजिक हाई में जादू का अध्ययन जारी रखने के लिए केवल इस भाग को पूरा करना आवश्यक था, जबकि दूसरा भाग शीर्ष छात्रों के लिए निर्धारित किया गया था। 1000 से अधिक छात्रों में से लगभग केवल 100 ही ऐसे थे जो सक्रियण के स्तर तक पहुंच पाए थे। यदि कोई परीक्षा के दौरान मौलिक कौशल को सक्रिय कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे वार्षिक परीक्षा के लिए अधिक अंक दिए जाएंगे।
विद्यालय से सीमित संसाधनों का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के दौरान बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। अल्पविराम। झांग शियाओहो का सक्रियण परीक्षण कुछ खास सुचारू रूप से नहीं चला। वह इतना घबराया हुआ था कि वह 7 पवन तत्व तारों को आपस में ठीक से जोड़कर तारापथ बनाने में असमर्थ था। हालांकि परीक्षकों को ये तो पता चल गया कि यह छात्र एक्टिवेशन करने में सक्षम है, लेकिन परीक्षा के दौरान घबराहट के कारण वह इसे सफलतापूर्वक एक्टिवेट नहीं कर पाया। फिर भी उन्होंने उसके प्रदर्शन के आधार पर उसे कुछ अंक दिए। कुछ हद तक निराश होकर झांग शियाओहो अपना सिर झुकाए परीक्षण स्थल से बाहर चला गया। श्रीमती तांग्यू एक कोमल बड़ी बहन की तरह झांग शियाओहो के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, निराश मत हो। अपने ग्रेड के साथ तुम निश्चित रूप से एलीट क्लास में प्रवेश पालोगे। गुरुजी, मुझे लगा था कि मैं नियंत्रण में कुशल हूं, लेकिन किसने सोचा होगा कि थोड़ी सी घबराहट के कारण नियंत्रण का अभ्यास करने में बिताया गया मेरा समय रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगा और मुझे शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। गुरुजी, आप इतनी आसानी से जादू को कैसे सक्रिय कर लेते हैं? झांग शियाओहो ने पूछा। स्वाभाविक रूप से यह अभ्यास से ही होता है। इसके अलावा आपके हृदय की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। एक योग्य जादूगर के पास न केवल एक ठोस आधार होना चाहिए, बल्कि उसकी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए जो मुसीबत आने पर भी डगमगाए नहीं। झांग शियाओहो ने सिर हिलाया क्योंकि वह इसे समझता प्रतीत हो रहा था। अगला, हुआंग फेफेग। बी टीचर, मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए। मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए। अगर आप ज्यादा शोर मचाएंगे तो हम आपके नतीजे रद्द कर देंगे। अगला, लुओसी नामक छात्र खुशी से उछल पड़ा। उसके जैसे असफल छात्र के लिए सी ग्रेड प्राप्त करना नए साल जैसा था। अल्पविराम। 8वीं कक्षा के छात्र एक एक करके अपनी परीक्षाएं दे रहे थे। ज्यादातर छात्र बी और सी ग्रेड के थे, ज्यादा ए ग्रेड वाले छात्र नहीं दिख रहे थे। देखो, स्कूल काउंसिल के लोग लगभग आ ही गए हैं। वे 7वीं कक्षा के परीक्षा मैदान में हैं। जो परीक्षा ले रहा है वह लाइटनिंग एलिमेंट वाला लड़का है। जू झाओटिंग, वह निश्चित रूप से पूरे स्कूल में नंबर 1 लड़का है। ये पक्का नहीं है। मैंने सुना है कि मू बाई की खेती भी बहुत अच्छी है। जैसे ही मू फैन ने अपने सहपाठियों की चर्चा सुनी, उसकी नज़र 7वीं कक्षा के परीक्षा मैदान की ओर गई। निश्चित रूप से स्कूल काउंसिल समूह में विशेष रूप से उत्कृष्ट म्यू निंगक्स्यू भी शामिल था, जो पहले से ही आसपास के क्षेत्र में चल रहा था। अल्पविराम। बड़े भाई म्यू झोयुन, ये हमारे स्कूल का सबसे उत्कृष्ट लाइटनिंग एलिमेंट छात्र है। इसका नाम जू झाओटिंग है। 1 साल पहले जब इसने अपना लाइटनिंग एलिमेंट जागृत किया तो मैंने प्रधानाचार्य होने के नाते इस पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। यह अभी एक्टिवेशन टेस्ट दे रहा है, क्या आप देखना चाहेंगे? तियान लेन मैजिक हाई के प्रधानाचार्य ने म्यू झोयुन से कहा। प्रिंसिपल म्यू झोयुन के प्रति बहुत विनम्र थे। इस प्रकार ये स्पष्ट था कि बोस शहर में म्यू झोयुन का दर्जा बहुत ऊंचा था। निंगजू, तुम इस छात्र के प्रदर्शन पर एक नज़र क्यों नहीं डालती? हम, म्यू निंगजू ने सिर हिलाया। बिजली का तत्व तत्वों में सबसे पहला। इसकी प्रचंड विनाशकारी शक्ति दूसरे जादूगरों को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। परीक्षा स्थल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहने शू झाओटिंग पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और पूरे स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की दबाव भरी निगाहों से निपटने की कोशिश की। जब से वह स्कूल में दाखिल हुआ था, वह उनके लिए केंद्र बिंदु बन गया था। ये निगाहें उसे लगातार साधना के लिए प्रेरित कर रही थीं। मेरी आज्ञा मानो। तत्वों में प्रथम, बिजली। बिजली का प्रहार। जैसे ही आवाज धीमी हुई, उसने हाथ उठाया। बैंगनी बिजली का चाप उमड़ पड़ा, मानो सर्प राजा ने हिंसक अजगर सैनिक को पुकारा हो। वे अपने स्तब्ध कर देने वाले शरीर को वायुमंडल में घुमाते हुए रेंगते रहे और जिस चीज को छूते उसे जला देते। सक्रिय करें। विद्युत चाप हिंसक रूप से मानव आकार की कठपुतली पर उतरा। कठपुतली जोर से कांप उठी। बिजली के जोरदार प्रहार से वह झुलस गई। बिजली चारों ओर कड़क उठी, उस पर कोड़ों के निशान पड़ गए। बिजली की तेज धारा से मानव आकार की कठपुतली एक ही पल में बिना किसी अवशेष के फट गई। प्रशिक्षण मैदान के फर्श पर काले निशानों की पट्टियां थीं। ये बेहद भयावह लग रहा था। कठपुतली पहले ही काली धूल के ढेर में बदल चुकी थी। स्वर्ग को चुनौती देने वाले बिजली तत्व कौशल ने तुरंत पूरे परीक्षा परिसर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे एलीट छात्र जो कौशल को सक्रिय करने में सक्षम थे, गहरी सांस लेने को मजबूर हो गए। हे भगवान, पवन पथ की किसे परवाह है? जल अवरोध की किसे परवाह है? अग्नि विस्फोट की क्या? ये सब कमजोर हैं।
बिजली के प्रहार की अत्याचारी शक्ति ऐसी नहीं थी जिससे दूसरे तत्व अपनी तुलना कर सके। इसने कठपुतली को सीधे ही धूल में मिला दिया। यह विनाशकारी शक्ति, जो भी वहां खड़ा था वह तुरंत मर जाएगा। जब जू झाओटिंग ने यह परिणाम देखा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने, जो परीक्षकों द्वारा परिणाम दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, अचानक एक जोड़ी सुंदर आंखें देखी जो बर्फ की तरह थी। यह म्यू निंगजू था। जू झाओटिंग का चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी परीक्षा म्यू निंगजू का ध्यान आकर्षित करेगी। वह निश्चित रूप से चौंक गई। आखिरकार बिजली तत्व की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना किसी अन्य तत्व से की जा सके। अल्पविराम। निंगजू, तुम क्या सोचती हो? स्कूल सुपरवाइजर म्यू हे ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। औसत। म्यू निंगजू ने फिर से नहीं देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। प्रधानाचार्य और स्कूल परिषद के अन्य कुछ लोग अकड़ गए। बिल्कुल नहीं, बिजली का तत्व इतना प्रबल होने के बावजूद भी उसे यह सामान्य लग रहा था। आखिर इस लड़की के मानक कितने ऊंचे थे? हे, ये वास्तव में बुरा नहीं है। निंगजू एम्पायर इंस्टीट्यूशन में है। देश के सभी प्रतिभाशाली लोग वहां इकट्ठा होते हैं। प्राथमिक कौशल लाइटनिंग स्ट्राइक का सक्रियण वहां का सबसे बुनियादी कौशल है। वह इसे औसत क्यों समझती है? इसका कारण यह है कि उसे एम्पायर इंस्टीट्यूशन के मानकों का उपयोग करके मूल्यांकन करने की आदत है। म्यू जोयुन ने मुस्कुराते हुए ये समझाया, जिससे प्रिंसिपल और स्कूल काउंसिल के लोगों के समूह को इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अगर आप इसे इस तरह से पूछते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि शू झाओटिंग के पास एम्पायर इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाने की क्षमता वाले छात्र हैं? प्रिंसिपल भी ऐसे व्यक्ति थे जो परिस्थितियों से निपटना जानते थे। उन्होंने इसका फायदा उठाया और यह पूछा। अन्य लोगों ने भी तुरंत उसकी बात का अनुकरण किया। स्कूल के निदेशक चेन गुआंगलियांग ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शू झाओटिंग के ग्रेड पूरे स्कूल में सबसे अच्छे होंगे, है ना? ये कहना मुश्किल है। जहां तक मुझे पता है 8वीं कक्षा का मू बाई भी काफी काबिल है, उप प्रधानाचार्य ने जवाब दिया। उनकी यह बात सुनकर म्यू हे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत म्यू जोयुन और म्यू निंगजू से कहा, बड़े भाई, म्यू बाई हमारे म्यू परिवार का एक शिष्य है। उसके ग्रेड हमेशा से ही काफी अच्छे रहे हैं। मेरे हिसाब से जल्द ही उसकी बारी आनी चाहिए। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? म्यू बाई किस परिवार का? वह म्यू यान का बेटा है। जब म्यू यान का निधन हुआ तो मैंने देखा कि म्यू बाई और उसकी मां को कई लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें अपने घर में रहने के लिए ले आया। म्यू बाई बहुत बुद्धिमान और दृढ़निश्चयी बच्चा है। वह हमारे परिवार के दूसरे बच्चों से कमतर नहीं है। ओह, म्यू निंगजू की तुलना में स्वाभाविक रूप से काफी अंतर है, लेकिन फिर भी वह पालने लायक एक छोटा सा बच्चा है, म्यू हे ने सावधानी से म्यू जोयुन से कहा। जागीर का सर्वोच्च अधिकार पूरी तरह से म्यू जोयुन के हाथों में था। म्यू हे को भी एक लॉर्ड माना जाता था, हालांकि वह सिर्फ तीसरे या चौथे दर्जे का लॉर्ड था। यह म्यू जोयुन के बराबर नहीं था। ओह, ये तो थोड़ा याद आ रहा है। तो चलो जाकर देखते हैं। स्कूल संचालक को कैसा लगा? म्यू जोयुन ने पूछा। स्कूल के निदेशक, जिनके बाल दुमुहे थे और जिनका रंग धीरे धीरे उड़ रहा था, ने कहा, चूंकि यह आपके म्यू परिवार का शिष्य है, इसलिए हम निश्चित रूप से इसमें रुचि रखते हैं। लोगों का समूह धीरे धीरे 8वीं कक्षा के परीक्षा मैदान की ओर बढ़ने लगा। इन लोगों का आभामंडल बहुत प्रबल था। छात्रों की नज़र में निर्देशक भले ही एक धुंधले से व्यक्तित्व वाले हों, लेकिन उन्हीं की उम्र की एक प्रतिभाशाली म्यू निंगजू अविश्वसनीय थी। मैदान में पुरुष छात्रों ने लड़की को बगल से देखते हुए देखा। हे भगवान, निर्देशकों का समूह यहाँ आ रहा है। वे सचमुच आ गए। मेरे हाथ कांप रहे हैं। अच्छा समय है, मेरे लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सही समय है। दिखाओ मेरी गांड। तुम्हारा टेस्ट तो हो ही गया। तुम तो बस सी वाला कूड़ा हो। 8वीं कक्षा के छात्र खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। हर छात्र का भाग्य वार्षिक परीक्षा पर निर्भर था। वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालकों का एक समूह, जो एक ही प्रशंसा भरी नज़र से उनका भविष्य बदल सकते थे, आ रहा था। इस वजह से परीक्षा का माहौल बेहद बोझिल हो गया था। म्यू हे बिल्कुल आगे की ओर चल रहा था। गंजे परीक्षक ने तुरंत अपना सिर उठाया और म्यू हे की ओर देखा। जैसे ही म्यू हे ने उसे इशारा किया, गंजे परीक्षक को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। पहले तो उसने कुछ न देखने का नाटक किया, फिर उदासीनता से कहा, अगला, म्यू बाई। म्यू बाई की नज़रें अब भी म्यू निंगजू के शरीर पर टिकी थीं। हालांकि दोनों एक ही महल में रहते थे, फिर भी महल इतना बड़ा था कि म्यू बाई इससे पहले म्यू निंगजू के इतने करीब बस कुछ ही बार गया था।
मू बाई, अब तुम्हारी बारी है। मू ही ने खासकर मू बाई को याद दिलाया। तभी मू बाई को होश आया। वो क्या कर सकता था? वो उसे बरसों से चाहता था। अगर उसके लिए उसके साथ चलना नामुमकिन भी हो तो भी वो उस घटिया मो फैन को उसे ले जाने नहीं देगा। वो उसका बॉडीगार्ड बनेगा। अब पिछले वर्षों के प्रयासों को साबित करने का समय आ गया है। म्यू बाई ने परीक्षा स्थल की ओर चलने से पहले सिर हिलाया। वह कब से इसका इंतजार कर रहा था। मू बाई ने गहरी सांस ली। परिवार और म्यू निंगजू का ध्यान आकर्षित करना, ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में म्यू बाई केवल सपना देख सकती थी, और आज वह दिन था जब दोनों ही सपने सच होने वाले थे। जैसे ही उसने अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा, म्यू बाई ने अपने उत्साह को यथासंभव अपने दिल में दबा लिया। इस पहलू में मू बाई ने वास्तव में लंबे समय तक अभ्यास किया था। भले ही वह किसी और की तुलना में अधिक उत्साहित और घबराया हुआ महसूस करता था, फिर भी वह उचित और स्थिर ध्यान पूरा करने के लिए अपने पिछले प्रशिक्षण पर निर्भर रहता था। स्टार अप्रेजल स्टोन से एक सफेद और घनी बर्फीली लहर तेजी से फैली और आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। ये बर्फ की लहर इतनी तेज थी, ये स्टार अप्रेजल स्टोन से बाहर निकली और मू बाई को भी अपने चेहरे पर इसकी ठंडक महसूस हुई। सभी अध्यापक और छात्र मंत्रमुग्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। चमक छलक रही थी। शायद पहली बार उन्होंने किसी परीक्षा में ऐसा होते देखा था। यहाँ तक कि झाओमिन, जिसे ए ग्रेड मिला था, भी मू बाई की चमक के आगे काफी कमजोर था। एस तीनों परीक्षकों ने तुरंत अपने ग्रेड की घोषणा कर दी और सभी के ग्रेड एस थे। मुझे याद है कि पहले जू झाओटिंग के पास 2 एस और 1 ए था, है ना? उस स्थिति में मू बाई का स्टारडस्ट जू झाओटिंग से अधिक श्रेष्ठ है, मू ही ने तुरंत कहा। इस समय जूम मुशेंग ये दृश्य देखकर चकित रह गया। इस मू बाई ने अपनी असली शक्ति कहाँ छिपाई थी? एक कुलीन परिवार के शिष्य से जैसी उम्मीद थी। मुझे लगा था कि मू बाई को ज्यादा से ज्यादा 1 एस ही मिलेगा। किसने सोचा था कि उसे 3 एस मिलेंगे? 3 एस अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से एस की होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड थे। शीट, मू बाई बहुत ही कमाल का है। उसे अप्रत्याशित रूप से 3 एस ग्रेड मिले हैं। ये ग्रेड 7वीं कक्षा के शू झाओटिंग को सीधे तौर पर पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए मू बाई नंबर 1 की उपाधि के हकदार होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। मू बाई, तुम बहुत अद्भुत हो। इस समय कुछ लड़कियां उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थीं। मू बाई सुंदर था और उसके ग्रेड भी बेहतरीन थे। वह उनके दिलों में सफेद घोड़े पर सवार शूरवीर था। बड़े भाई, आप क्या सोचते हैं? म्यू हे ने मू जोयुन को अपने पास बुलाते हुए हंसते हुए पूछा। बुरा नहीं है, म्यू जोयुन ने संक्षिप्त टिप्पणी की। हालांकि म्यू निंगजू ने कुछ नहीं कहा। मू निंगजू को कोई प्रतिक्रिया न देते देख मू बाई को एहसास हुआ कि मू निंगजू की नज़र में 3 एस मिलना कोई खास बात नहीं थी। यह एक्टिवेशन टेस्ट था, यही समय था अपनी असली ताकत दिखाने का। म्यू बाई मुड़ी और परीक्षा स्थल के बीच में चली गई। मू बाई सक्रियण परीक्षण ले रही है। नहीं, मू बाई ने निश्चित रूप से 7 सितारों का नियंत्रण हासिल कर लिया है। मैं आइस एलिमेंट के कौशल को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब वे इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, म्यू बाई की नज़र मानव आकार की कठपुतली पर टिक गई थी। ये सही है, स्टारडस्ट टेस्ट तो बस बुनियादी बातें थीं। जिन लोगों के पास दिमाग था, वे इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि एक्टिवेशन टेस्ट ही असली मूल्यांकन परीक्षा थी। मैं निश्चित रूप से परिवार के मुखिया और म्यू निंगक्स्यू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। म्यू बाई ने कुशलतापूर्वक 7 बर्फ तत्व तारों को एक दूसरे से जोड़कर एक तारापथ का निर्माण किया। बर्फ फैलाओ। बिना रुके या बिना किसी हिचकिचाहट के मू बाई ने अपनी कड़ी मेहनत का प्रदर्शन करते हुए जल्दी से यह चिल्लाया। उसकी पुतलियां बदल गईं। जब उसने अपना जादू सक्रियण पूरा किया तो देखने वालों को अचानक एहसास हुआ कि कठपुतली के शरीर पर बर्फ की एक परत फैल गई है। बर्फ ने जल्दी ही उसके शरीर को ढक लिया और कठपुतली अब ऐसी लग रही थी मानो उस पर बर्फ की परत चढ़ी हो। ये वाकई आश्चर्यजनक था। पूरे परीक्षा परिसर में चुभने वाली ठंडी हवा व्याप्त थी। चरम राहत। बर्फ का फैलाव पूरे कठपुतली को ढकने के बाद ही नहीं रुका, बल्कि यह परीक्षा परिसर के फर्श पर भी फैलने लगा। बाकी कक्षाओं में भी आइस एलिमेंट के छात्र थे जिन्होंने एक्टिवेशन परीक्षा दी थी। जाहिर है, उनके आइस स्प्रेड मू बाई जितने प्रभावशाली नहीं थे। अन्य छात्र भयभीत हो गए और एक कदम पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बर्फ उनके खड़े होने की जगह तक फैलने वाली है।
निदेशक और परीक्षक शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। यह एक कुशल बर्फ तत्व कौशल के बराबर था। ये जादू एसोसिएशन के सदस्य के मानक तक पहुंच गया था। ये वास्तव में जादू संघ द्वारा बड़े छात्रों के लिए स्थापित किया गया था। एक ऐसा छात्र जो केवल 1 वर्ष पहले ही जागा हो और बर्फ तत्व कौशल का कुशलता से उपयोग करने में सक्षम हो, यह अत्यंत दुर्लभ था। बुरा नहीं है, म्यू जोयुन ने अभी भी वही मूल्यांकन दिया। मू बाई को समझ नहीं आया कि वो मू जोयुन की नजरों में आ गया है या नहीं। घबराए हुए दिल से उसने अपनी नजर मू निंगजू की तरफ घुमाई। उसे देखते ही मू बाई को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई तीर चुभ गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सबसे प्यारी मू निंगजू ने शुरू से ही उसकी तरफ देखा ही नहीं था, बल्कि उसकी नजर हमेशा उसकी कक्षा के एक खास व्यक्ति पर ही रहती थी। म्यू बाई ने इस अवसर का लाभ उठाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे वह देख रही थी, और उसे लगा कि एक और तीर उसके दिल में चुभ गया है। मो फैन, वह मो फैन को देख रही है। बदमाश, बदमाश। वह फिर से उसकी ओर क्यों देख रही है? उस आदमी में देखने लायक क्या है जो लगभग कूड़े से ढका हुआ है? तुम मेरे अद्भुत कौशल प्रदर्शन को क्यों नहीं देख रहे हो? म्यू बाई का घबराया हुआ चेहरा लगभग पूरी तरह विकृत हो गया था। अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर वह बस मू निंगजू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वह उस छोटे गुंडे की ओर ही देखने लगी। वह छोटा गुंडा तो बस एक जोकर था जो राजकुमारी का मनोरंजन करने के लिए था। जोकर में क्या देखना है? हंसना बंद हो जाए तो आगे बढ़ो, अब भी उस पर अपना कीमती ध्यान क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा। मू बाई का चेहरा बेहद उदास था। परीक्षा स्थल से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर गहरा आक्रोश था। आपके अंक बेहद शानदार हैं। आपका स्टारडस्ट एस ग्रेड का है और आपका एक्टिवेशन बी ग्रेड का है। परीक्षक ने उसे अंतिम परिणाम दिए। यहां तक कि शीर्ष छात्रों को भी एक्टिवेशन टेस्ट में केवल सी ग्रेड या डी ग्रेड ही मिलता था। बी ग्रेड पाने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति लाइटनिंग एलिमेंट उपयोगकर्ता शू झाओटिंग था। इस तरह के ग्रेड के साथ वह स्कूल में नंबर 1 की उपाधि का हकदार था। अल्पविराम। अगला, मो फैन। जब लोग मू बाई को शानदार तरीके से ताज हासिल करते हुए देख रहे थे, तब अंत में मो फैन की बारी आई। सच तो यह है कि मो फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अजीब हो रहा है। उस ग्रीन टी मैन के बाद मुझे ही क्यों चुना गया? क्या उन्होंने ये सब कोई योजना बनाई थी? मो फैन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इस दुनिया में ऐसी कोई संयोगपूर्ण बात हो सकती है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर नींद की जरूरत है तो सोना चाहिए। अलग अलग हालात में अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आसमान साफ नहीं रहेगा। अल्पविराम। क्या तुम ठीक हो? म्यू हे ने फुसफुसाते हुए पूछा जब उसने म्यू बाई को आते देखा। मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। मू बाई एक षड्यंत्रकारी महिला की तरह लग रही थी क्योंकि उसने भयावह तरीके से जवाब दिया। मैं यह मो जियाक्सिंग की भलाई के लिए कर रहा हूँ। उनके बेटे को यहाँ से सीधे बाहर निकालकर मैं उन्हें एक अभिभावक के रूप में उसकी चिंता करने की परेशानी से बचाऊंगा। उनका बेटा शुरू से ही जादू सीखने के लिए उपयुक्त नहीं था, फिर भी उसे जबरदस्ती अंदर आना पड़ा, म्यू हे ने कहा। म्यू हे और म्यू बाई के पास स्वाभाविक रूप से मो फैन से निपटने के तरीके थे। परीक्षा से पहले म्यू हे ने स्कूल निदेशक के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग सावधानीपूर्वक कुछ योजना बनाने के लिए किया था। गंजा परीक्षक म्यू हे के लोगों में से एक था, इसलिए परीक्षार्थियों का क्रम म्यू हे ने ही तय किया था। जैसे ही मू बाई अपनी परीक्षाएं समाप्त करता, मो फैन की बारी आती। मो फैन की परीक्षा समाप्त होने के बाद आराम करने और ग्रेड घोषित करने का समय होता। इस प्रकार इस छोटे से ब्रेक में कोई भी चुपके से कोई चाल चल सकता था। उदाहरण के लिए, जब मू बाई स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपना हाथ रखता तो वह उसमें एक काला पत्थर डाल सकता था। ब्लैक स्टोन के प्रभाव बहुत सरल थे। जब स्टार अप्रेजल स्टोन अपनी चमक बिखेर रहा था तो ब्लैक स्टोन ऊर्जा का एक हिस्सा सोख लेता था, जिससे स्टार अप्रेजल स्टोन की चमक काफी कम हो जाती थी। इसलिए यदि मो फैन मुश्किल से सी ग्रेड तक पहुंच पाया था तो ये छोटा सा काला पत्थर, जो एक दाने के आकार का है, मो फैन के ग्रेड को ठोस डी तक गिरा सकता है। किसी भी तरह से वो तो बस कूड़ा है। अगर हम उसे पूरी तरह से कूड़ा बना दे तो किसे फर्क पड़ता है? स्कूल को ऐसे इंसान पर अपने संसाधन बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे स्कूल से निकालने से न सिर्फ स्कूल को बल्कि उसके परिवार को भी फायदा हुआ। म्यू बाई पहले ही इतना मुस्कुरा चुका था कि उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत लग रहा था। मो फैन, इस बार आप अपना सम्मान खोने से कैसे बचेंगे? अल्पविराम। मो फैन, ये परिचित लगता है।
इस समय म्यू जोयुन ने धीरे से अपना मुंह खोला। बड़े भाई, वह मैडम के ड्राइवर का बेटा है, म्यू हे ने म्यू जोयुन को याद दिलाया। उस क्षण म्यू जोयुन, जिसकी आंखें इस पूरे समय बर्फ और बर्फ की तरह लग रही थीं, अचानक घूमने लगी। सच तो यह है कि उसने मो फैन पर पहले ही ध्यान दे दिया था। बस उसे शक था। यहां आते ही मू बाय और मो फैन की परीक्षाएं कैसे शुरू हो गईं। म्यू जोयुन ने म्यू निंगक्सु को अपनी ओर देखा। म्यू निंगज्यू ने तुरंत अपना शांत व्यवहार पुनः प्राप्त कर लिया और बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के ऐसे व्यवहार किया जैसे कि वह पहले वाले औसत दर्जे के छात्रों को देख रही हो। म्यू जोयुन की आंखों में कुछ संतुष्टि झलक उठी। एक बच्चे के जीवन में हमेशा एक ऐसा दौर आता है जब वह विद्रोही हो जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह उतना बचकाना नहीं रहता। तो फिर देखते हैं, वह भी हमारे म्यू परिवार का सदस्य है, कम से कम था तो। म्यू जोयुन के बोलने का अंदाज उदासीन था जब उसने ये कहा। म्यू जोयुन इस बात पर भी पूरी तरह स्पष्ट था कि ड्राइवर का बेटा कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता, इसलिए म्यू निंगजू को देखने देना भी फायदेमंद था। छोटे बो शहर में इस तरह के लोग आम थे, देर सवेर वे हमारी दुनिया छोड़कर चले जाते। म्यू जोयुन नहीं चाहता था कि यह बच्चा मो फैन उसकी प्यारी बेटी के दिल में एक दाग बनकर रह जाए। अल्पविराम। दूसरी ओर मो फैन ने यह नहीं सुना कि ये लोग क्या बात कर रहे थे। वह पहले ही स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने पहुंच चुका था और अपने सामने खड़े लोगों की तरह उसने भी स्टार अप्रेजल स्टोन पर अपना हाथ रख दिया। सच कहूं तो मैं सचमुच शुक्रगुजार हूं कि वह यहाँ है। वह मुझे मानक कम करने से बचा सकते हैं, इस तरह मैं ज्यादा दुखी नहीं रहूंगा, एक असफल छात्र ने कहा। तीसरे भाई, मुझे भी डी ग्रेड मिला है। चिंता मत करो, हम स्वाभाविक तरीके से एक साथ परिसर छोड़ सकते हैं। उसके सहपाठी जियो बिंग ने कहा, जो उसी छात्रावास में वाटर एलिमेंट था। ये कहना कठिन है कि उसे डी ग्रेड मिलेगा या नहीं। हाँ, संभवतः उसने अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं की। उसी कक्षा में झूमिन, जिसके पास अग्नि तत्व भी था, मो फैन को ध्यान से देख रहा था। वह जानना चाहती थी कि वह पढ़ता है या नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी अग्नि तत्व में प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा थी, स्कूल से निकाल दिया जाना झूमिन को भी थोड़ा अफसोस हुआ। साथ ही वह मो फैन से नफरत करने से खुद को नहीं रोक पाए, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। प्रकाश है, प्रकाश आ रहा है। चमक सचमुच बहुत कमजोर लगती है, ऐसा लगता है जैसे ये डी ग्रेड से भी कमजोर है। स्टार अप्रेजल स्टोन पर चमक बेहद शर्मीली लग रही थी। वह स्टार अप्रेजल स्टोन के अंदर से बाहर निकलने में बिल्कुल भी असमर्थ थी। हालांकि अंदर की चमक अपेक्षाकृत तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी किसी साए में छिपी हो जो अंदर से बाहर निकलने में असमर्थ हो। शीट, कुछ ठीक नहीं है। वह प्रकाश, ये डी नहीं लगता। सचमुच ग्रेड सी। छात्रावास के साथी जियाओ बिंग ने इसे आश्चर्य से देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मो फैन वाकई स्टार अप्रेजल स्टोन पर सी ग्रेड अग्नि तत्व की चमक पैदा कर सकता है। हमने कहा था कि हम स्वाभाविक तरीके से स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन आपको ग्रेड सी मिलने से योग्यताएं मुश्किल से पूरी होंगी। एक असफलता से दूसरी असफलता तक विश्वास का क्या होगा? क्या ये सी है? नहीं, ये सही नहीं है। चमक अभी भी धीरे धीरे फैल रही है। परीक्षक भी हैरान थे। बाकी परीक्षार्थियों ने तो जल्दी जल्दी अपनी परीक्षाएं खत्म कर ली थीं, लेकिन इस छात्र की चमक शुरुआत में कमजोर थी, फिर धीरे धीरे मजबूत होने लगी। वह डी से सी ग्रेड तक पहुंची और सी ग्रेड तक पहुंचने के बाद भी और मजबूत होती जा रही थी। बी, ये निश्चित रूप से बी है। हे भगवान, वापसी, असफलता वापसी कर रही है। यह जरूर कोई गलती होगी। मुझे तो सिर्फ बी ग्रेड मिला है, इस आदमी को बी ग्रेड कैसे मिल सकता है? अग्नि तत्व का दूसरा उपयोगकर्ता हुआन फेफेंग लगभग रो पड़ा। झोमिन को ए ग्रेड मिला और दान यू नामक उस छोटे से बच्चे को भी बी ग्रेड मिला। 4 अग्नि तत्व छात्रों में से केवल उससे हुआन फेफेंग को सी ग्रेड मिला था। अब वह श्रीमती तांग्यू का स्नेह कैसे प्राप्त कर सकता था? जू मुशेन की आंखें तुरंत चमकने लगीं। होमरूम शिक्षक होने के नाते उनका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उनकी कक्षा में कोई औसत को नीचे न गिरा दे। आज जू मुशेन ने मो फैन से बस यही कहा कि उसे सार्वजनिक रूप से निष्कासित न किया जाए। पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हुआ था। अगर यह महान बुद्ध ऐसा नहीं करता तो वह औसत को जितना चाहे उतना नीचे गिरा सकता था। जू मुशेन ने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा अचानक बी के साथ उभरेगा। कक्षा का औसत लगभग बी था। महान बुद्ध ने अप्रत्याशित रूप से औसत ग्रेड बढ़ा दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था।
वर्तमान जू मुशेंग एक ग्रेड छात्र को देखने से ज्यादा खुश था। इस बार चर्चा का स्तर मू बाई के बारे में पहले हुई चर्चा से कम नहीं था। आखिरकार मू बाई ही वो इंसान था जिसके बारे में सब जानते थे कि उसके अच्छे नंबर आते हैं, जबकि मो फैन तो सबसे घटिया इंसान था। ड्रेग ने अचानक बी को जब्त कर लिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? मू बाई हैरान रह गया। उनके चाचा म्यू हे ये दृश्य देखकर पूरी तरह अवाक रह गए। ये कैसी स्थिति है? उस बच्चे को बी ग्रेड मिला। मू बाई, क्या तुमने सचमुच वहां काला पत्थर रखा था? उस काले पत्थर की अवशोषण दर वाकई बहुत तेज है। जो व्यक्ति सी ग्रेड पा लेता है वह ऐसे व्यक्ति में बदल जाएगा जिसे डी ग्रेड भी नहीं मिल सकता। मू हे ने फुसफुसाते हुए मू बाई से कहा, मैंने इसे रखा था, मैंने निश्चित रूप से इसे वहां रखा था। भले ही मू बाई ने अपनी परीक्षा में कोई गलती की हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उस हिस्से में गलती करे। काला पत्थर निश्चित रूप से वहां रखा गया था, लेकिन इस आदमी को बी कैसे मिला? क्या ये लड़का सी और डी के बीच भटक नहीं रहा था? मुझे ये मत कहना कि वो अपनी ताकत छुपा रहा था और फिर आखिरी परीक्षा में बी ग्रेड पाने के लिए सब कुछ उगल दिया। सी ग्रेड पासिंग ग्रेड है, जबकि बी काफी अच्छा होगा। कौन सोच सकता था कि एक असफल छात्र जिसे 3 वर्षों से कोई दंड नहीं मिला था, अचानक एक अच्छा छात्र बन जाएगा। ये ग्रेड उम्मीदों के अनुरूप ही था। म्यू झूयुन का स्वर उदासीन था क्योंकि उसमें उपहास का भाव था। उसकी अपनी बेटी को तो ये बच्चा लगभग छीन ही गया था। यदि ऐसा सचमुच हुआ होता तो स्वर्ग के नीचे सभी लोग उसका उपहास करते। ठीक है, चलो अगली कक्षा में चलते हैं। म्यू झूयुन नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे, इसलिए उसने लोगों की भीड़ से यह बात कही। बड़े भाई, यह मू ये बात जारी रखना चाहता था। म्यू ये इस नतीजे से संतुष्ट नहीं था। आज की योजना तो यही थी कि म्यू बाई को कबीले के सामने अपना हुनर दिखाने दिया जाए और परिवार के मुखिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए। दूसरी योजना थी मो फैन का दुखद अंत होने देना। हालांकि दोनों ही नतीजे तो मिले नहीं थे, तो वह उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था? ओह, प्रोत्साहन दिखाने के लिए नए साल के दौरान उनके परिवार को थोड़ा और वितरित करें, म्यू जोयुन ने उत्तर दिया। जब मू बाई ने ये सुना तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। नए साल के दौरान उन्हें कुछ और वितरित करे, क्या बकवास था। आखिर कौन चाहता था वो दान सा पैसा? उसे तो बस ध्यान चाहिए था। वो चाहता था कि म्यू परिवार उसका साथ दे। उसे चाहिए था स्टारडस्ट का जादुई औजार। उसे चाहिए था विशाल साधना संसाधन जो म्यू परिवार अपने वंशजों को बांटता। यह, बड़े भाई, मुझे लगता है। जैसे ही म्यू बाई के लिए कुछ शब्द कहने वाला था, अचानक एक और आवाज गूंजी। ये गलत है, ये चमक गलत है। अचानक किसी ने आपत्ति जताई। यह एक महिला की आवाज थी जो कोमल और कामुक लग रही थी। श्रीमती तांग्यू, आपको हमारे फैसले पर क्या आपत्ति है? नियमानुसार परीक्षा के परिणाम परीक्षक तय करते हैं। अगर हम आपत्ति करना भी चाहते तो, जू मुशिंग ने कहना शुरू किया। जू मुशिंग वास्तव में इस ग्रेड से बेहद संतुष्ट थे। उन्हें तो स्टार अप्रेजल स्टोन में भी कुछ खराबी का शक था, वरना मो फैन को बी ग्रेड कैसे मिल सकता था? श्रीमती तांग्यू, कृपया इस मामले को छोड़ दीजिए। अगर वाकई कोई समस्या है तो मुझे लगता है कि मैं एक होमरूम टीचर के तौर पर अपनी ईमानदारी नहीं बचा पाऊंगी। श्रीमती तांग्यू ने कहा, शिक्षकों के पास परीक्षकों के मूल्यांकन पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि वे परीक्षा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर आपत्ति कर सकते हैं। हम उपकरणों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच भी कर सकते हैं। इस समय एक स्कूल निदेशक चुपके से श्रीमती तांग्यू की ओर सिर हिला रहा था। साथ ही प्रधानाचार्य भी श्रीमती तांग्यू को लगातार संकेत दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि स्कूल निदेशक को पता नहीं था कि इसके पीछे कोई छिपी हुई चाल है, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि जब इतने सारे स्कूल निदेशक मौजूद हों तो कोई अनावश्यक मामला उठे। रिजल्ट में क्या दिक्कत थी? क्या ये सामान्य नहीं था? ये तो एक आम छात्र को मिलने वाला ग्रेड था। माननीय शिक्षक, आपको इस परिणाम पर आपत्ति क्यों है? म्यू जोयुन को इसमें कुछ दिलचस्पी हुई, इसलिए उसने पूछताछ शुरू कर दी। श्रीमती तांग्यू पहले ही परीक्षा स्थल पर पहुंच चुकी थी, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक जादूगरनी की तरह लग रही थी जो जादू करने वाली थी। जिन लोगों को जादू के बारे में कुछ समझ थी, वे जानते थे कि वह वास्तव में पत्थर में अपनी इंद्रियों का विस्तार कर रही थी। अल्पविराम। श्रीमती तांग्यू की कार्रवाई से मू बाई और मू हे तुरंत घबरा गए। नियमानुसार मो फैन की परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों को आराम करने के लिए एक ब्रेक दिया जाता था।
साथ ही परीक्षा के पहले भाग में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र का नाम घोषित किया जाता था। इस मौके का फायदा उठाकर गंजा परीक्षक बिना किसी शक के काला पत्थर हटा देगा। इस तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा, योजना बेदाग हो जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि कहीं से एक शिक्षक प्रकट हो जाएगा और समस्या का स्रोत खोज लेगा। श्रीमती तांग्यू, आप परीक्षा परिसर के नियमों की अनदेखी कैसे कर सकती हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तुरंत परीक्षार्थी के परीक्षा परिसर से निकल जाता। म्यूहे तुरंत चिल्लाया। म्यूहे को जाहिर तौर पर जोर से बोलना पड़ा। उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल उस शिक्षक को डराने के लिए करना पड़ा जिसने समस्या का पता लगा लिया था। हालांकि श्रीमती तांग्यू बिल्कुल भी डरी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो जब वे सीधे स्टार अप्रेजल स्टोन की ओर बढ़ी। स्टार अप्रेजल स्टोन में एक समस्या है, इस जांच को दोबारा करना होगा। श्रीमती तांग्यू की अतुलनीय रूप से तेज नजर परीक्षक पर टिकी हुई थी। गंजा परीक्षक ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने जल्दी से म्यूहे की ओर देखा। म्यूहे शर्मिंदा था, उसके चेहरे पर उलझन दिख रही थी। तुम हैरान क्यों हो? वहां जाकर देखो। हमें परीक्षार्थियों को निष्पक्ष परीक्षा का माहौल देना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो हमें तुरंत जाकर उसे ठीक करना चाहिए, प्रिंसिपल ने ईमानदारी से कहा। तीनों परीक्षक तुरंत निरीक्षण के लिए गए और उन्होंने शीघ्र ही छिपे हुए काले पत्थर को भी खोज लिया। ये तो अजीब है, हम पहले भी इसकी जांच कर चुके हैं, फिर अचानक से ऐसी चीज कैसे आ गई? एक और परीक्षक ने हैरानी से कहा। जब भी किसी छात्र की परीक्षा समाप्त होती तो वे उसका दोबारा निरीक्षण करते। जब मुंबई की परीक्षा समाप्त हो जाती तो जो व्यक्ति पत्थर की जांच करने जाता वह वास्तव में गंजा परीक्षक ही होता। इस बार गंजा परीक्षक सचमुच डर गया था। परीक्षा में किसी को फंसाने वाले को छुपाना बहुत बड़ा अपराध था। कैसा है? प्रिंसिपल ने तीनों परीक्षकों से पूछा। इससे पहले कि तीनों परीक्षकों ने डार्क स्टोन के उभरने की सूचना दी, म्यूहे ने कहा, ओह, चुन की समस्या है तो आप उसे दोबारा परीक्षण क्यों नहीं करने देते? निदेशक वांग, आप भंडारण कक्ष में जाकर एक और स्टार अप्रेजल स्टोन क्यों नहीं ले आते? हालांकि स्टार अप्रेजल स्टोन उपयोगी है, लेकिन थोड़ा नाजुक है। विभिन्न ऊर्जाओं का हस्तक्षेप होने के बाद इसमें समस्याएं आने लगेंगी। मैं श्रीमती तांग्यू का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक नज़र में ही समस्या का पता लगा लिया। आप सचमुच हमारी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। यह म्यूहे सचमुच एक बुरा लोमड़ी था, उसने तुरंत मामले को दबा दिया। इस प्रकार तीनों परीक्षक वास्तविक समस्या की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहे। तांग्यू की भौहें तन गईं, वह जानती थी कि इस मामले का संभवतः म्यूहे से कुछ लेना देना है। अगर वह इस मामले को सार्वजनिक करती तो स्कूल संचालकों को संभालना मुश्किल हो जाता। सोच समझकर कहने पर इसका असर छात्रों की परीक्षाओं पर भी पड़ता, इसलिए बेहतर यही था कि वह इसे ऐसे ही रहने दें। ठीक है, परीक्षण दोबारा करो। परीक्षण दोबारा करो। छात्र मो फैन, स्टार अप्रेजल स्टोन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं। पहले दिया गया ग्रेड अमान्य है, हम तुम्हें दोबारा परीक्षा देने का एक और मौका देंगे। गंजे परीक्षक ने उम्मीद की एक किरण पकड़ते हुए जल्दी से यह कहा। मो फैन ने इन लोगों को ऐसे देखा जैसे वो जोकरों के झुंड को देख रहा हो। खेलना चाहते हो? खेलते रहो। ये पापा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, दोबारा जाकर परीक्षा दो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डी ग्रेड मिलेगा, तुम्हें बी ग्रेड कैसे मिल सकता है? तीसरे भाई, हम एक बार फिर स्वाभाविक तरीके से स्कूल छोड़ सकते हैं, लू शियाओबिंग ने उत्साह से कहा। भगवान ने मुझ लू शियाओबिंग से मुंह नहीं मोड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि श्रीमती तांग्यू ने समस्या का पता लगा लिया। जैसा कि मैंने कहा, मो फैन, जिसकी किस्मत मुझसे भी ज्यादा खराब है, उसकी किस्मत कैसे पलट सकती है? श्रीमती तांग्यू, आपने इतनी भी जहमत क्यों उठाए? छात्र को एक और मौका देना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। जू मुशिन को समझ नहीं आ रहा था कि तांग्यू से यह कहते हुए रोए यहाँ से। तो यह वास्तव में स्टार मूल्यांकन स्टोन की खराबी थी, इससे जू मुशिन को बुरा लगा। आखिरकार जो होना चाहिए था वो हो ही गया। 3 सालों में जो सजा किसी को नहीं मिली थी वो आखिरकार अपनी ही कक्षा के एक छात्र को मिलने वाली थी। हाँ, मैं हुआंग फीफेंग सबसे नीचे कैसे हो सकता हूँ? श्रीमती तांग्यू, आप एक हीरो हैं, मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करता हूँ, हुआंग फीफेंग ने कहा, मानो उनका कोई बोझ उतर गया हो। दूसरी तरफ मुंबई का कुत्ता भी बेहद खुश था। मैं तो बुरी तरह डर गया, मुझे तो सच में लगा था कि ये गंदगी वापस आ जाएगी। मुझे झाओ कुनसान को भी सिर्फ बी ग्रेड मिला है। वाह वाह,
मूव बाय। इस टूटे हुए स्टार अप्रेजल स्टोन ने बच्चे का प्रवेश लगभग सुनिश्चित कर दिया है। मुझे एहसास हो गया है कि मिसेस तांग्यू अब मेरे सपनों की प्रेमिका जैसी दिखने लगी है। झाओ कुनसेन ने अपना ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, ओह मूव बाय, तुम्हारा चेहरा अभी भी इतना उदास क्यों है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसे सिर्फ स्टार अप्रेजल स्टोन की खराबी की वजह से बी ग्रेड मिला है? चिंता मत करो, वो यहां से जरूर निकल जाएगा। क्या तुम चुप हो सकते हो? तुम बहुत परेशान कर रहे हो। मूव बाय ने गुस्से से कहा, क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था। झाओ कुनसान पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने मालिक को कितना नाराज कर दिया है। अल्पविराम। बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। 8वीं कक्षा की परीक्षा में कुछ समस्याएं होने के कारण बाकी कक्षाओं के अव्वल छात्रों सहित बहुत से लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। इस समय मो फैन गलती से सभी का ध्यान केंद्रित करने वाला बिंदु बन गया। ठीक है मो फैन, आप अपनी परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। श्रीमती तांग्यू, आपने भी इसका निरीक्षण किया है, इस बार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? गंजे परीक्षक ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, श्रीमती तांग्यू ने जवाब दिया। उनकी गहरी आंखों ने मानो उनके चेहरे को झुलसा दिया हो, भले ही उनमें इतनी मित्रता हो। मो फैन एक बार फिर स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने खड़ा था। इस बार उसे उससे आती ठंडी हवा का एहसास नहीं हुआ। ये वास्तव में मूव बाय की गलती थी। मो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। शुक्र है कि सबसे सेक्सी और आकर्षक मिसेस तांग्यू को ये बात इतनी जल्दी पता चल गई, वरना मो फैन स्कूल के डायरेक्टरों के सामने मल के टुकड़े से भी घटिया लगता। मो फैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन के ऊपर रख दिए। मो फैन की स्टारडस्ट ऊर्जा के संचार से ठंडा स्टार अप्रेजल स्टोन तुरंत गर्म हो गया। चमक तेज होने लगी और लाल रंग की चमक ऐसी लग रही थी मानो अंदर से जल रही हो। इस बार चमक को किसी भी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि यह निकल रही थी। ये स्टार अप्रेजल स्टोन के चारों ओर फैल गई और यहां तक कि उसमें से रिसने भी लगी। ये चमक। सबसे पहले जिसने अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित चेहरा दिखाया वह था मू जो-यून। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अनुशासन शिक्षक और स्कूल निदेशक भी आंखें फाड़कर देख रहे थे। चमक बह रही है। कक्षा शिक्षक जू मुशिंग पूरी तरह से दंग रह गए। इतने सालों तक शिक्षक रहने के बाद वे इस उमड़ती चमक के पीछे का अर्थ कैसे नहीं समझ पाए। इस पूरे स्कूल में केवल मूव बाय ने ही अतिशय चमक की अवस्था प्राप्त की थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि लपटें पहले से ही अपेक्षाकृत तेज थीं, बल्कि अग्नि की चमक का अतिशय चमक मूव बाय की बर्फ की चमक से भी ज्यादा तेज थी। लानत है। आसपास के अन्य कक्षाओं के छात्र तथा 8वीं कक्षा के छात्र सभी के हृदय में धिक्कार है। शब्द ने उन्हें लगभग कुचलकर मार डाला। अतिशय चमक, ये वास्तव में अतिशय चमक है। एक छात्र जिसे कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति माना जाता था, उसने वास्तव में अतिशय तेज की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यह एस है। ये वास्तव में ऐस ही लगता है। कैसे हो कि हम एक बार फिर इसका निरीक्षण करें। पागल। गंजे सिर वाले डायरेक्टर वांग और बाकी 2 परीक्षक पागल हो गए थे। जिन सहपाठियों को लगा था कि मो फैन स्कूल से बाहर हो जाएगा, वे भी पागल हो गए थे। शीट, ये तो स्टार अप्रेजल स्टोन की असली खराबी है। उस आदमी की साधना इस स्तर पर कैसे हो सकती है? यह एक भ्रम है, यह एक भ्रम ही होगा। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। जल तत्व का छात्र ज़ियाओबिंग भूत की तरह रो रहा था। हम दोनों एक साथ स्कूल छोड़कर क्यों गए? चलो इस बात को भूल जाते हैं कि तुमने एक असफल छात्र होने की अपनी उपाधि का सम्मान नहीं किया, बल्कि तुम एक दिव्य छात्र बन गए। इस बार कोई भी मुझे मेरे रास्ते में नहीं रोक पाएगा। पापा, मैं नदी में कूद जाऊंगा। अगर मो फैन एक दिव्य छात्र बन सकता है, तो मैं, एक जल तत्व जादूगर, शायद डूबकर मर जाऊंगा। आमतौर पर भावशून्य रहने वाली म्यूनिंगज़्यू इस समय अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रही थी। सच कहूं तो उसने भी नहीं सोचा था कि अंतिम परिणाम ऐसा होगा। मो फैन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास कोई विशेष प्रतिभा या पारिवारिक संपत्ति नहीं थी, बी ग्रेड प्राप्त करना पहले से ही काफी सामान्य था। हालांकि उसने अतिशय तेज प्राप्त कर लिया था, अग्नि तत्व का अतिशय तेज। यह मूव बाय से पहले ही एक स्तर आगे था, जिसे अपने परिवार से संसाधन प्राप्त हुए थे। किसी कारण से म्यू निंगज़्यू का दिल एक ऐसी धूप से खिल उठा जो अग्नि तत्व से आने वाली अतिशय चमक की तरह थी। ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है। मैं तो एक और भी बेहतरीन छात्र को देखने से चूक ही गया था। इस घटना को देखने के बाद एक स्कूल निदेशक ने प्रशंसा से कहा। ये सही है।
मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर हम उसे सिर्फ बी ग्रेड दें और साथ ही हमारे स्कूल को इतना बड़ा जादूगर खोना पड़े तो कैसी मुसीबत आ जाएगी। देर आए दुरुस्त आए। श्रीमती तांग्यू, बारीकियों को पहचानने की आपकी क्षमता के लिए हम सचमुच आभारी हैं। श्रीमती तांग्यू ने स्कूल के निदेशकों को अपनी चापलूसी करते देखा तो उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। सच तो ये था कि खुद तांग्यू भी बेहद हैरान थीं। वह हमेशा से यही सोचती रही थी कि उसकी कक्षा में सबसे उत्कृष्ट अग्नि तत्व का छात्र जो उमिन है। लेकिन सबको आश्चर्य हुआ कि मो फैन तो और भी उल्लेखनीय था। सबसे खास बात यह थी कि वह हमेशा शांति से साधना करता रहा था। उसे न तो किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत थी और न ही खुद को दूसरों के सामने उजागर करने की। इस तरह का स्वभाव जादूगर बनने के लिए बहुत उपयुक्त था। अग्नि तत्व की दूसरी उपयोगकर्ता धूर्त लड़की झोउमिन ने इस उमड़ती हुई चमक को देखा। उसका छोटा सा चेहरा साफ तौर पर उसके अविश्वास को दर्शा रहा था। वह छात्र जिससे वह हमेशा प्रगति न करने के कारण घृणा करती थी, वह वास्तव में म्यू बाई से अधिक शक्तिशाली था। क्या वह वास्तव में इस पूरे समय गलती कर रही थी? उनका सारा आश्चर्य, उनका सारा अविश्वास वास्तव में मुबाई के चेहरे पर दिखाई देने वाली पराजित अभिव्यक्ति के सामने कहीं कमतर था। इस भाव को भाव भी नहीं कहा जा सकता था, ये तो बस एक विकृत भाव था। यहां तक कि उसके चेहरे की एचती हुई मांसपेशियां भी फड़क रही थीं। जिस व्यक्ति से वे सबसे अधिक नफरत करते थे, उसके द्वारा पूरी तरह से पलट दिए जाने से अधिक बुरा क्या हो सकता है। एक गुर्गे का कुत्ता झाओ कुनसन बार बार अपनी आंखें मल रहा था। हालांकि उसे अभी भी वही चमक दिखाई दे रही थी। मो फैन के प्रति उसका जो श्रेष्ठता भाव था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिससे वह एक हास्यास्पद मंदबुद्धि सा लग रहा था जो लोगों के बीच बहुत घमंडी लग रहा था। एस अंतिम परिणाम एस है। स्कूल में उच्चतम स्कोर एस था। हालांकि हर कोई इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट था कि मो फैन के स्टारडस्ट के भीतर जादुई क्षमताएं संभवतः म्यू बाई की तुलना में थोड़ी अधिक थीं। मो फैन, क्या आप परीक्षा जारी रखना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से मो फैन ने हल्की मुस्कान दी। मैं पापा, इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यार, अगर दुनिया न बदलती तो मैं हाई स्कूल की परीक्षा में ही इस मुकाम पर पहुंच जाता। खुशकिस्मती से नतीजा फिर भी अच्छा है। मो फैन स्वाभाविक रूप से अपनी सक्रियता का परीक्षण करना चाहता था। क्या अधिकांश लोग केवल इसलिए कठोर परिश्रम नहीं कर रहे थे ताकि वे दूसरों के सामने उस छोटे से सोने की तरह चमकते और चमकते हुए दिखाई दे सकें? आग का विस्फोट, उसका पूरा आभामंडल हिल रहा था। मो फैन के मंत्र पढ़ने के बाद उसका पूरा व्यवहार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मो फैन के शरीर के मध्य भाग से एक तीखी आभा फैल गई जो सैकड़ों लोगों के गालों पर फैल गई। चिलचिलाती गर्मी का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। मो फैन द्वारा तारों की व्यवस्था पूरी करने के बाद फायर स्टार पथ तेजी से उसके शरीर के चारों ओर जुट गया। वह अप्रिय लालिमा और चौंका देने वाली आग मो फैन के आधे मुट्ठे वाले हाथ से ज्वाला एक दुष्ट और अधीर जानवर की तरह बाहर निकली। जाना। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, परीक्षा स्थल पर आग की लपटें एक चमकदार लाल रंग की आग के अवशेष की तरह फैल गईं। यह मानव आकार की कठपुतली के शरीर में सटीक रूप से पहुंच गईं। जलाना। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। एक पल की खामोशी के बाद कठपुतली के शरीर के अंदर से अचानक भयंकर आग फूट पड़ी। वह जितनी ज्यादा जलती उतनी ही ज्यादा भयानक होती जाती। उस प्रचंड आग ने कुछ ही सेकंड में कठपुतली को अपनी चपेट में ले लिया। मो फैन के चेहरे पर आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। यह था फायर बर्स्ट, वो अग्नि शक्ति जिस पर उसका नियंत्रण था। इसके आकर्षण का जिक्र करने की तो जरूरत ही नहीं थी। अल्पविराम। ये सब खत्म करने के बाद मो फैन मुड़ा। हर एक व्यक्ति अचंभित था। शिक्षक, छात्र, निर्देशक, सब अभी मो फैन की पिछली परीक्षा में मिले एस ग्रेड से पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे। फिर भी उन्होंने मो फैन की फायर बर्स्ट की बेहद सहज कास्टिंग देखी। इसमें न तो कोई हिचकिचाहट थी न ही कोई जोर जबरदस्ती। इसके अलावा जिस गति से उसने इसे पूरा किया वह म्यू बाई से भी तेज थी। अग्नि तत्व का प्राथमिक मंत्र हिम तत्व से कहीं ज्यादा प्रचंड था। यही कारण था कि मो फैन द्वारा अग्नि विस्फोट का जादू पूरा करने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया मो बाई के हिम फैलाव से कहीं ज्यादा तीव्र थी। यह न केवल मो फैन का खूबसूरत बदलाव था बल्कि उनके अग्नि तत्व की आभा की असीम शक्ति के कारण भी था। अपने अंक दीजिए, मो फैन ने आश्चर्यचकित परीक्षकों की ओर देखते हुए स्वाभाविक तरीके से कहा। ए कास्टिंग टेस्ट के ग्रेड तुरंत घोषित कर दिए गए। जैसी कि उम्मीद थी, मो फैन के ग्रेड मो बाई से अधिक थे।
मू बाई पहले से ही इतना गुस्से में था कि उसे लग रहा था जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी सांसें सचमुच रुक जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्क्रिप्ट के अनुरूप नहीं था। दोनों के अंक म्यू बाई से अधिक थे। क्या ये वास्तव में वही मो फैन है जिसे हम जानते हैं? ये वाकई इतिहास का सबसे अद्भुत बदलाव है। वह बस एक पल में एक दिव्य शिष्य बन गया, ये देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। जू किंगलिन ने कहा। जू मुशेन के मुंह पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसे मो फैन और मू बाई की दुश्मनी की कोई परवाह नहीं थी। उसकी कक्षा में अचानक एक छात्र एस ग्रेड लेकर आया और एक्टिवेशन टेस्ट में उसके नंबर सबसे ज्यादा थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या वह पूरे स्कूल में नंबर 1 नहीं होगा? आखिरी स्थान से लेकर पहले स्थान तक। मुझे डर है कि इससे ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात नहीं हो सकती, यह एक सपने जैसा है। नंबर 1 होने के अलावा म्यू बाई को धीरे धीरे दूसरे स्थान पर भी पहुंचना चाहिए। इस तरह प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र उसकी कक्षा में थे। इससे उसे पदोन्नति मिल जाती। मू परिवार से जैसी उम्मीद थी। भाई मू जोयुन, आपने वाकई हमारे छोटे से जादूगर संगठन को एक अद्भुत अनुभव दिया। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह मो फैन आपकी जागीर के ड्राइवर का बेटा है। एक बड़े कुलीन परिवार से होना वाकई बहुत अच्छी बात है। आपने अनजाने में ही वो शहर के एक प्रतिष्ठित छात्र को भी प्रभावित कर दिया। हंटर्स यूनियन के देन काई ने कहा। म्यू जोयुन ने डेन काई को देखा। देन काई शिकारी संघ के उच्च पद पर थे और साथ ही वे तियान लैन मैजिक हाई के निदेशक भी थे। स्कूल निदेशकों में उनकी साधना सर्वोच्च थी और उनकी शक्ति भी सबसे अधिक थी। जैसे ही स्कूल निदेशक देन काई प्रशंसा कर रहे थे, अन्य स्कूल निदेशक लगातार आहें भर रहे थे। आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। एक ड्राइवर का बेटा तो पहले से ही इतना अद्भुत है, उसकी तुलना उन जादुई पौधों से की जा सकती है जिन्हें उन्होंने बड़ी सावधानी से उगाया है। म्यू जोयुन सदमे से धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि इस मो फैन में इतनी क्षमता होगी। अभी अभी जब उसने अपने आसपास के लोगों से तारीफ सुनी तो उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। जैसे जैसे उसका मूड बेहतर होता गया, म्यू जोयुन का दिल भी सोचने लगा। म्यू निंगज्यू ने कई वर्षों तक परिवार का झंडा उठाया था। हालांकि अन्य प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों और शाखा अनुयायियों को परिवार के समर्थन की आवश्यकता थी। केवल इसी तरह वे परिवार के भीतर सत्ता को मजबूत कर पाए। म्यू परिवार में अग्नि तत्व में विशेषज्ञता रखने वाले जादूगरों की बहुत कमी थी। हालांकि इस बच्चे ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया था, पर वह अभी छोटा और अनुभवहीन था। तब से इतने साल बीत चुके थे, इसलिए इस पर और जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब समय आ गया था कि इस बच्चे को कुछ लाभ दिया जाए ताकि वह म्यू परिवार की सेवा कर सके। वह निश्चित रूप से मू निंगजू के पास नहीं जाएगा। हालांकि वह उसे अपने सबसे बड़े बेटे मू जियांगमिन के पास भेज सकता था और उसे एक असाधारण अग्नि तत्व का गुर्गा बना सकता था। यह कोई बुरी योजना नहीं थी। अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की भर्ती की आवश्यकता है। म्यू जोयुन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, कुछ खुश हुआ। मो फैन को परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते देख उसने मुंह खोला और कहा, मो फैन, इधर आओ। मो फैन ने मू जोयुन की ओर देखा। उसे यकीन नहीं था कि यह बूढ़ा बदमाश उससे क्या चाहता है। कुछ हिचकिचाहट के साथ मो फैन निर्देशकों के सामने गया। उसकी नजरें मू निंगजू पर पड़ीं। अरे, मैंने इस लड़की को इतने सालों से नहीं देखा, वह इतनी सुंदर कैसे दिखती है। म्यू जोयुन हम्फिड। म्यू निंगज्यू ने भी अपनी नजरें हटा ली। मो फैन ने भी अपनी निगाहें हटा ली। तुमने फोन किया? मो फैन ने अपना सिर उठाया और म्यू जोयुन के लंबे और मजबूत शरीर को देखा। दूसरों के सामने मो जोयुन को राजा की प्रतिष्ठा की भनक लग जाती थी, जिससे वे उसके सामने सांस लेने में भी डर महसूस करते थे। मो फैन अलग था। एक खूबसूरत बेटी की परवरिश के अलावा उसका पूरा शरीर एक बूढ़े बदमाश की आभा बिखेरता था। हमारे म्यू परिवार को कुछ समय पहले अग्नि तत्व के लिए कुछ साधना संसाधन प्राप्त हुए थे। दुर्भाग्य से जागीर के अधिकांश लोग हिम तत्व के उपयोग करता है। आपकी अग्नि तत्व प्रतिभा बिल्कुल भी खराब नहीं है। आपकी साधना ने मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया। इसलिए मैं ये संसाधन आपको देना चाहता हूँ। अब से जब आप कक्षाओं में नहीं जा रहे हो तो आप म्यू जियांगमिन के साथ साधना कर सकते हैं। म्यू जोयुन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। ये शब्द सार्वजनिक रूप से कहे गए थे। म्यू जोयुन के दृष्टिकोण से ऐसा करने से मो फैन को भी बहुत सम्मान मिला। जागीर योजना के शाखा शिष्य मुझे अपनी योग्यताएं दिखाना चाहते हैं, फिर भी मैं उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। मो फैन जैसे व्यक्ति को, जो म्यू परिवार का शिष्य भी नहीं है,
इस तरह का अवसर मिलना सचमुच एक बड़ी उपलब्धि है। इस समाज में कुछ अपवाद तो हमेशा ही रहेंगे। म्यू परिवार का मुखिया होने के नाते वह संकीर्ण या संकीर्ण सोच वाला होकर सिर्फ अपने ही शिष्यों पर ध्यान नहीं दे सकता था। भाई, ये कैसे हो सकता है? मू बाई की प्रतिभा तो और भी बेहतर है। शायद आज वो थोड़ा नर्वस था, इसलिए अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाया। और वो तो हमारे ही परिवार से है। मू ये बहुत हैरान हुआ, उसने जल्दी से मुहे से कहा। मू बाई, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल में हजारों तीर चुभ गए हों, ने जब ये सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई लाश हो जिस पर बेरहमी से कोड़े बरसाए जा रहे हों। ये कितना भयानक रूप था! अरे, ये तो आंतरिक शिष्य बनने का अवसर था जिसकी म्यू बाई को तलाश थी। म्यू बाई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ताकि वह सिर्फ एक शाखा शिष्य होने के अपने तमगे को मिटा सके। म्यू परिवार का सच्चा मुख्य शिष्य बनने के बाद ही उसे और भी ज्यादा उदार साधना संसाधन प्राप्त होंगे और वह आधा अधूरा गुरु नहीं रहेगा जो किसी और की छत के नीचे मुफ्तखोरी करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे यह मिला नहीं, लेकिन यह उस व्यक्ति ने छीन लिया जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था। ये लाश इतनी नाराज थी कि लगभग पुनर्जीवित हो गई। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। म्यू हे, आपको अब और बोलने की जरूरत नहीं है। म्यू जोयुन ने अपना हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही जब उसने मो फैन को देखा। क्या हुआ? क्या आप बहुत खुश हो रहे हैं? जल्दी करो और इस गुरु को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दो। म्यू जोयुन इस बात से अपेक्षाकृत प्रसन्न था कि वह पुरानी दुश्मनी भुलाकर उस छात्र को भर्ती कर सका जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत समझदार शासक था। अल्पविराम। मो फैन, तुम अभी भी चौंक क्यों रहे हो? जल्दी करो और गुरु को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दो। जू मुशिंग ने जल्दी से मो फैन से आग्रह किया। झांग शियाओहो, लू शियाओबिंग और जू क्विंगलिन उसकी प्रशंसा कर रहे थे। पहले मो फैन एक छोटा सा, मामूली सा इंसान था जो लोगों के इस समुद्र में कहीं नजर नहीं आता था। देखते ही देखते वो मिस्टर परफेक्ट बन गया। मो फैन ने म्यू जोयुन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी अपनी अभिव्यक्ति काफी चौंका देने वाली थी। मो फैन को होश आया, उसने अपने होठों को एक साथ दबा लिया। कुछ समय बीतने के बाद मो फैन ने आखिरकार अपना मुंह खोला। क्या आपके दिमाग में पानी भर गया था या कुछ और? तुमने क्या कहा? म्यू जोयुन का चेहरा संदेह से भर गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसने बच्चे की बात नहीं सुनी। मैंने कहा, क्या आपके दिमाग में पानी भर गया था या कुछ और? मो फैन ने उनसे वही पूछा जो उनके दिमाग में पहले था, शब्दशः। सभी लोग इन शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, तथापि उनके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। क्या मस्तिष्क में पानी भर गया है? उन्होंने कहा कि म्यू जोयुन का मस्तिष्क बाढ़ आ गई थी। हे भगवान, यह मो फैन पागल हो गया है। म्यू जोयुन ने यह बात साफ साफ सुन ली। उसने गुस्से में अपनी दाढ़ी को जोर से झटका और कहा, तुम्हारे अगले कुछ शब्द एक अच्छी व्याख्या होंगे, वरना कोई स्पष्टीकरण? बिल्कुल, मेरे पास एक है। मो फैन ने सिर हिलाते हुए आगे कहा, ऐसा मत करो जैसे तुमने 3 साल पहले अपने न्याय के दृढ़ भाव से मेरे परिवार का दमन नहीं किया था। मैं, मो फैन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम थप्पड़ मारो और फिर मुझे कोई लाभ दो ताकि मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं। 3 साल पहले तुमने मेरे पिताजी और मुझसे ऐसी बातें की थीं मानो तुम किसी कुत्ते को देख रहे हो। तुम्हारी याददाश्त भले ही कमजोर हो, पर मुझे वो सब साफ याद है। मैं तुम्हें बस यूं ही बता दूं, कमीने, ऐसा मत कहो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार में एक शिष्य के रूप में शामिल हो जाऊं। अगर तुम म्यू निंगजियो को दहेज के साथ मेरे पास भेज भी दो ताकि मैं तुम्हारे परिवार में शामिल हो सकूं, तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि दुनिया के सारे लोग तुम्हारे म्यू परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं? और तुम मुझसे ये भी उम्मीद करते हो कि मैं आंसू बहाऊं? तुम्हारे दिमाग में पानी भर जाने के अलावा मैं सोच भी नहीं सकता कि आज तुम्हें और किस तरह की समस्याएं होंगी। जैसे ही उसने गालियां दी, ऐसा लगा जैसे उसके दिल में दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकल आया हो। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सहज थी। प्रधानाचार्य, स्कूल निदेशक देन काय, म्यूहे, म्यूबाई, झाओ कुनसन, जू मुशिंग, 8वीं कक्षा के छात्र, साथ ही म्यूनिंग जू पूरी तरह से हैरान थे। इस समय म्यू जोयुन का चेहरा बहुत उदास था। चरम राहत। इस बात से क्रोधित होकर म्यू जोयुन के पैरों के नीचे जमी हुई ठोस क्रिस्टल जैसी बर्फ जम गई। उस व्यक्ति के क्रोध से निकली ठंडी आभा हवा में फैल रही थी। म्यू जोयुन गुस्से में था, सचमुच गुस्से में। उसे पता ही नहीं था कि कितने साल हो गए थे जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। उसे बो सिटी का तानाशाह कहना पूरी तरह गलत नहीं था।
उसी पीढ़ी के ऊंचे ओहदे वाले लोग, जादू स्कूलों के प्रिंसिपल, जादू संघ के ऊंचे ओहदे वाले लोग और यहाँ तक कि शिकारी संघ का डैंकाई भी हमेशा उसके साथ सम्मान से पेश आते थे। यहाँ तक कि जागीर के लोग भी उसके सामने सांस नहीं ले पाते थे। इस बच्चे मो फैन को उससे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? मैदान में आभा भर गई। एक भयावह बर्फ जमीन, रेत और अनाज से भरे मैदान कुछ ही सेकंड में ठोस बर्फ के क्रिस्टल में पूरी तरह से जम गए, जिसके केंद्र में म्यू झोयुन था। बर्फीली आभा भयानक थी। गर्मी का तपता दिन अचानक सर्दी में बदल गया। प्रशिक्षण मैदान भी बर्फ के फर्श में बदल गया, मानो किसी विशाल दर्पण में। इस मन उड़ाने वाले दृश्य ने स्कूल के छात्रों को डरा दिया और वे डर के मारे चिल्लाने लगे। प्रशिक्षण स्थल पल भर में बर्फ की सतह में बदल गया। म्यू झोयुन ने कोई जादू भी नहीं किया था, उसने तो बस अपनी आभा पर भरोसा करके पूरे प्रशिक्षण स्थल को जमा दिया था। आखिर उसकी साधना किस सीमा तक पहुंच गई थी? म्यू बाई के पिछले छोटे आइस स्प्रेड की तुलना में म्यू झोयुन बस एक विशाल राक्षस था, अतुलनीय। झोयुन, अपने मूड पर काबू रखो। यह एक स्कूल है और यहाँ ऐसे छात्र भी हैं जिनमें रक्षात्मक क्षमताएं नहीं हैं। स्कूल के निदेशक, जो हंटर्स यूनियन से भी थे, डेनकाई, अचानक उठ खड़े हुए और म्यू झोयुन और मो फैन के बीच खड़े हो गए। जैसे ही डेनकाई उनके बीच खड़ा हुआ, म्यू झोयुन की डराने वाली शक्ति कुछ कमजोर पड़ गई। हालांकि आसपास के लोग अभी भी इतने डरे हुए थे कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जैसे ही डेनकाई उनके बीच में खड़ा हुआ, कुछ लोग जो अभी भी हिल सकते थे और श्रीमती तांग्यू की गति रुक गई। तांग्यू ने म्यू झोयुन को अपने छात्रों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी, भले ही वह बर्फ तत्व परिवार के मुखिया म्यू झोयुन के बराबर नहीं थी।